Assalamu alaikum dear students. Today I am going to interact AITS paper 8. Syllabus was current electricity, magnetism, magnetic effects of current. It was a balanced paper. अच्छा tough आप इसको नहीं कह सकते. You can say मतलब जो नीट का अभी ट्रेंड है उस हिसाब से मैं कहूँ तो बैलेंस्ड वेल बैलेंस्ड पेपर था. चलिए स्टार्ट करते हैं. An infinitely long wire carrying current I is along y-axis such that its one end is at point A 0 comma B while the wire extends up to infinity. The magnitude of magnetic field strength at point A comma 0. बिल्कुल आसान, ध्यान से सुनिए. हमारे पास एक वायर है, ठीक है. इसका ये एंड है बेटा A, जो कि आपको यहां दिख रहा है. खुद ये इनफिनाइट है, तो ये सेमी इनफिनाइट हुआ ना, असल में सेमी इनफिनाइट. मैग्नेटिक फील्ड इसके सामने नहीं निकालना है, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, इस एंड के थोड़ा नीचे यहां पे निकालना है. यहां पे हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा की. इट्स नॉट द कंडक्टर, एक लाइन ड्रा की. परपेंडिकुलर डिस्टेंस खुद कह रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a, 0, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो a हुआ. ये एंड कितना ऊपर है बेटा, यहां से यहां कोऑर्डिनेट्स देकर है 0, b मतलब b. अब निकालना इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड. आपको पता होना चाहिए बेटा, अगर ये पॉइंट इसके सामने कहीं पे होता तो हमारा एक्सप्रेशन बनता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस आता है. लेकिन जब एंड से नीचे हो, जब कंडक्टर एंड से नीचे हो, तो तब बेटा फॉर्मूला क्या बनती है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πd साइन अल्फा माइनस साइन बीटा. आप बोलेंगे माइनस किसको लिखना है और किसको प्लस लिखना है, मैं समझाता हूं. इस d परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नियरेस्ट वाला जो एंड होगा कंडक्टर का, ये वाला नियरेस्ट और ये वाला फारदेस्ट फ्रॉम d है. नियरेस्ट वाला एंड जो यहां पे एंगल बनाए वो एंगल आपको नेगेटिव लेना है. दैट मींस अगर मैं ये ज्वाइन करूं ऐसे, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो एंगल है बेटा वो आपको लेना है नेगेटिव. तो समझ लीजिए ये मैंने बीटा माना और ये वाला एंगल माना अल्फा, तो अल्फा पॉजिटिव, बीटा आएगा नेगेटिव. नियरेस्ट एंड जो एंगल बनाएगा वो नेगेटिव. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और दूसरी बात मैं कहूं, अल्फा इस केस में 90 होगा क्योंकि एंड इन्फिनिटी है. अब फॉर्मूला यूज करेंगे b इज इक्वल म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4π. d के बदले बेटा यूज करेंगे a साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, बट यहां पे बीटा हमारा नेगेटिव है, सही है. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ऐसे लिखा जाएगा. अब बताओ बेटा, आपका जो अल्फा वो 90 है, साइन ऑफ 90 1 हो जाएगा. म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4π a और यहां पे 1 माइनस साइन ऑफ बीटा. अब साइन ऑफ बीटा मुझे लिखना था, लेकिन ऑप्शन साइन ऑफ बीटा के टर्म्स में नहीं है, तो बेटा साइन बीटा कैसे निकालो. ये ट्रायंगल देख रहे हो, हां सर. हाइपोटेन्यूज मैनेज कर लो. देखो परपेंडिकुलर b है और जो बेस है बेटा वो a है, तो परपेंडिकुलर हुआ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से. साइन बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और जब आप चेक करेंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट वन, a wire of length L carries current I is bent into a circular loop, one turn n turns. Find the ratio of magnetic induction at the center in above cases. बहुत आसान है. हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है. हमने इसका पहले सिंगल लूप बनाया, बाद में इसी वायर के n टर्न्स वाला लूप बनाया. यहां पे मैग्नेटिक फील्ड समझो B1, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड समझो B2, ठीक है. पहले सिंगल टर्न बनाया, फिर n टर्न्स बनाए. रेशियो निकालना मैग्नेटिक फील्ड्स का. देखो मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर वायर का जो होता है ना सेंटर पे, वो होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4π r मल्टीप्लाइड बाई 2π. आप थोड़ा सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r ऐसे लिख सकते हो. और एक चीज मैं बता दूं, मैं इस वाली केस को नहीं सॉल्व करूंगा, मैं इस वाली केस को सॉल्व कर रहा हूं. समझ लो कि मैंने L लेंथ वाली वायर को n टर्न वाला लूप बनाया. इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा. वजह ये n टर्न्स है, इसके लिए n का वैल्यू बाद में 1 डालूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा. इसके लिए सॉल्व करेंगे. अगर n टर्न्स है, एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, तो n टर्न्स वाले लूप का मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स ऑफ दिस होगा. पहली बात. फिर आप कहोगे सर फिर तो खत्म हो गया, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n. गलत बात. व्हाट इज दिस द रेडियस. क्या हमें इसका रेडियस पता है? नहीं, हमें तो वो वायर की लेंथ पता है बेटा जिससे ये लूप बनाया गया. तो कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन, जरा बताइए. मैं कहूंगा
इस वायर की लेंथ और इस लूप की, आपके एन टर्न्स वाले लूप की जो टोटल सर्कमफ्रेंस है वो एल के बराबर होगी। सो एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं एन इंटू 2 पाई आर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एन टर्न्स है, तो एन सर्कमफ्रेंसेस 2 पाई आर के बराबर। यहां से आर का वैल्यू निकालो, एल अपॉन एन 2 पाई, ये वाला वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2। आर के बदले आप लिखेंगे यहां पे एल डिवाइडेड बाई, वो ऊपर आ जाएगा 2n पाई। अब देखो n और n स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर मिलेगा n स्क्वायर म्यू नॉट आई पाई डिवाइडेड बाई एल। अब बताइए आप b किसके प्रोपोर्शनल है, n के विद रेस्पेक्ट टू। देखो म्यू नॉट आई पाई और l ये दोनों में बराबर है, क्योंकि l ये लेंथ से ये भी बना है, l लेंथ से वो भी बना है, करंट दोनों में सेम है, म्यू नॉट और पाई कॉन्स्टेंट्स। n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, पहले सिंगल टर्न है n के बदले 1 तो 1 स्क्वायर आएगा, b2 n टर्न्स n स्क्वायर, तो रेशियो क्या आएगा b1 is to b2, 1 is to n स्क्वायर इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए बेटा, अब जस्ट चेक की दैट एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, तो मुझे खुद भी देखना पड़ता है यहां पे बेटा, ठीक है। हाँ जी, यहां पे स्टूडियो में कोई नहीं है बच्चों, मुझे खुद देखना पड़ता है आवाज सही जा रही है, बाकी चीजें सब सही है। चलिए यहां पे क्या दिया, अ वेरी लॉन्ग थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल ऑफ विड्थ बी कैरीज करंट आई, ठीक है, along its length as shown in figure. Find the magnitude of magnetic field in the plane of the strip at a distance a from the edge nearest to the point. मैं आपको समझा दूं, हमें क्या देकर है, एक स्ट्रिप देकर है, आप देख सकते हो एक स्ट्रिप है जिसकी विड्थ कितनी है सर b है, इसमें करंट कितनी चल रही है I। आपको इस पॉइंट पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड जिसकी नियरेस्ट डिस्टेंस स्ट्रिप से a है, फॉरदेस्ट इसकी कितनी हो जाएगी a प्लस बी। देखो हमें किसका मैग्नेटिक फील्ड पता होता है, अगर मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक लाइन है, यहां पे बाय डिफॉल्ट ये मान लो एक थिन कंडक्टर है, इनफिनाइट इन लेंथ वाला, इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बोलूं इस जगह पे कैरिंग करंट आई, अगर ये कंडक्टर होगा तो होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, ये होता है एक थिन वायर का। अब यहां पे थिन वायर तो नहीं है, यहां पे स्ट्रिप है, तो एक काम करता हूं जिसकी विड्थ बी है, मैं इस स्ट्रिप के अंदर एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप सिलेक्ट करता हूं जिसकी बहुत कम विड्थ होगी, वो काम करेगा मेरे लिए एक स्ट्रेट कंडक्टर का, एक थिन कंडक्टर का। चलिए बेटा इसके अंदर में एक थिन जो है वो कंडक्टर सिलेक्ट कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने थिन स्ट्रिप सिलेक्ट करा। बताइए इस थिन स्ट्रिप का डिस्टेंस मैं जो ले रहा हूं इस पोजीशन से जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूं, कितनी ले रहा हूं सर x। खुद जो ये स्ट्रिप मैंने सिलेक्ट करा इसकी खुद एक विड्थ होगी, इसकी एक विड्थ होगी, वो विड्थ मैं कितनी ले रहा हूं यहां पे dx, खुद कितना दूर है x, और खुद की विड्थ जो है बेटा दैट्स dx। अब बताओ ये थिन स्ट्रिप किसका काम करेगा सर, एक इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर का। बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जाहिर सी बात है वो टोटल नहीं होगा, डीबी होगा, वो होगा म्यू नॉट, और इसमें जो करंट चलेगी इस थिन स्ट्रिप में, विल इट बी आई और फ्रैक्शन ऑफ आई, दैट विल बी फ्रैक्शन ऑफ आई, आई विल कॉल इट इज डी आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, हां जी 2 पाई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी जो है दैट्स इक्वल टू एक्स। What I have to basically manage is the fraction of current जो इसके थ्रू चलेगी, उसके लिए जो है मैं यूनिटरी मेथड यूज करूं, करंट पर यूनिट ब्रेड्थ, करंट पर यूनिट ब्रेड्थ, यूनिट ब्रेड्थ से निकलने वाली जो है बेटा करंट वो ये होगी, जितनी ब्रेड्थ से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं उतनी ब्रेड्थ में चलने वाली करंट, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा dx से, मेरा काम हो गया, उतनी है बेटा di, दैट्स माय di, di यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सो dv इज इक्वल म्यू नॉट डी के बदले आई अपॉन बी डी एक्स, और साथ में नीचे है बेटा 2 पाई एक्स, ये बनेगा हमारा एक्सप्रेशन। होप क्या आपको समझ आया। अब बताइए मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे सर, यहां पे आप इंटीग्रेशन करिए तो इंटीग्रेशन में बी आएगा, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकालो बच्चों, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई बी, ये कांस्टेंट है बेटा, आई बी बाहर आ जाएगा,
इंटीग्रेशन होगा 1/x dx। अब आप अच्छे से जानते हो 1/x क्या होता है, ln x। और बेटा लिमिट्स क्या डालोगे x के, नियरेस्ट वैल्यू ऑफ x a होगा, फारदेस्ट होगा a प्लस b। तो यहां पे a आएगा, यहां पे a प्लस b। तो हमारा आंसर बनेगा म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई 2 पाई b ln ऑफ यहां पे x लिखूंगा मैं, लिमिट्स अब आप खुद डालिएगा a, और यहां पे क्या लिमिट आएगा बेटा, a प्लस b। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप यहां पे यूज कर सकते हैं। अपर लिमिट आएगा a प्लस b, लोअर लिमिट आ जाएगा बेटा a। मैं यहां पे सॉल्व करके दूं, थोड़ा सा मुझे आप पे भरोसा थोड़ा सा कम है। 2 पाई b ln ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो बनेगा ln ऑफ m बाई n, और m क्या आएगा, ln ऑफ m आएगा a प्लस b, ln ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाई m बाई n, और n आएगा आपका a। देखो हुआ क्या, ln ऑफ अपर लिमिट आएगा a प्लस b, फिर आएगा माइनस ln ऑफ a। अब बनेगा ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n, वो बनेगा ln ऑफ m बाई n। तो a प्लस बी बाई ए, लॉन को थोड़ा सा ब्रैकेट से बाहर रखो, a से अलग अलग डिवाइड कर दो, और आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सीधे आंसर आएगा बेटा यहां पे। ठीक है, 2, अच्छा ठीक है। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, देखो यहां पे 2 है, यहां पे हमें 2 नहीं आ रहा है, वजह यहां पे क्या लिखा है सर 2। बेटा यहां पे अगर कैंसिलेशन करोगे 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये कोई मसला नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 100% आपका आंसर। a को अलग अलग से देना है, पहला 1 बनेगा, दूसरा प्लस b by a, 1 plus b by a, which is option correct, second option correct. A large metal sheet carries electric current along its surface, ठीक है। Current per unit length is lambda, ठीक है, per unit length is lambda. Magnetic field near the metal sheet is, देखो बेटा ये मेटल शीट कैसे रखा गया पहले मैं वो बता दूं। से फॉर एग्जांपल यहां पे कोई चीज है नहीं, हाँ जी मोबाइल तो हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस द मेटेलिक शीट, दिस द मेटेलिक शीट। अब मेटेलिक शीट जो इसने दिखाया हुआ है वो कुछ ये वाली व्यू है, और इसमें करंट पता है कहां की तरफ जा रही है, आपकी तरफ आ रही है। तो करंट अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन आपकी तरफ करो, अब बताओ करंट कहां की तरफ, आपकी तरफ। और प्लेट को कैसे रखा है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में। याद रखें इस टाइम जो ये प्लेट होता है, ये जो प्लेट आपको ऐसे दिखाया गया है, यानी असल में ये वाली व्यू है, ये वाली व्यू नहीं है, बिठा के प्लेट है, करंट आपकी तरफ आ रही है। तो मतलब अगर ऐसे होता तो करंट ऊपर जा रही है, ऐसे रखा करंट आपकी तरफ आ रही है। सो दैट्स व्हाई डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा, और एक बात बताऊं, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वो किस शेप का होता है, जैसे एक स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो सर्कुलर होती हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता है कैसी होती हैं, पैरेलल नियर द सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, नियर द सरफेस। अगर मैं इनफिनाइट एक मान लो ये इसकी लेंथ है, पीछे की तरफ ये शीट है, इनफिनाइट जा रहा है पीछे, सामने से आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है जिसकी ब्रेड्थ बेटा कितनी है, ब्रेड्थ भी देकर नहीं है शायद, पता नहीं क्या देकर। लेट सपोज मैं इसकी ब्रेड्थ जो है b मान लूं, लेट सपोज द ब्रेड्थ इज b, और पीछे की तरफ ये इनफिनाइट जा रहा है, सो मैंने खुद ही इसमें ब्रेड b मान लिया। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए आप कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है सर, सरफेस के पैरेलल होता है, पैरेलल फील्ड लाइन इज पैरेलल टू द सरफेस, ऊपर भी और नीचे भी। बट एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अगर ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो इधर की तरफ जा रहा है, तो बेटा नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके अपोजिट जाएगा, पैरेलल टू द सरफेस अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ, देखो अब किस साइड से किस डायरेक्शन में, एक कंडक्टर पकड़ो, थंब उसकी डायरेक्शन में, अब सर्कल बनाओ मैग्नेटिक, ऊपर टेंजेंट ड्रा करो, और सीधे समझ में आ रहा है यहां पे ये टेंजेंट आएगा, यहां पे ये, मैंने आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन दी। ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। अब सवाल यह है सर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे कैसे, बेटा मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, बट यहां पे कॉन्फ़िगरेशन मुझे नजर आ रही है। आई विल यूज एम्पियर सर्कुलर लॉ, बट फॉर एम्पियर सर्कुलर लॉ आई हैव टू ड्रा एम्पिरियन लूप। सो फर्स्ट आई विल ड्रा एन एम्पिरियन लूप। एम्पिरियन लूप की शेप कुछ भी हो सकती है, आपको सिलेक्ट करना होता है अपने हिसाब से जो आपको बेटर लगे। जो मुझे लग रहा है बेटा फिजिबल, यहां पे मुझे लग रहा है स्क्वायर वाला एम्पिरियन लूप में सिलेक्ट करूंगा, राइट, स्क्वायर वाला। देखो अब इस स्क्वायर वाले लूप के आप देख सकते हो 4 पार्ट्स आएंगे, और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं एम्पिरियन लूप जस्ट इसको टचिंग ये बना दूंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आर यू गेटिंग इट? देखो
ऊपर वाला एलिमेंट देखो, चार कंडक्टर, सॉरी, इस लूप को मैं चार उनमें तोड़ सकता हूं, ठीक है। आपको पता है ना, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। ये हमारा होता है बेटा एम्पीरियन सर्केचुअल लॉ। अब ये क्लोज लूप को मैं ब्रेक करूंगा चार पार्ट्स में। अब यहां देखो, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट पे जब बी डॉट डीएल सॉल्व करोगे वो जीरो आएगा, क्योंकि यहां पे 90 बनेगा बी और डीएल के बीच में, एंड कॉस ऑफ 90 जीरो ऑब्वियसली। तो जो बी डीएल सॉल्व होगा वो ऊपर और नीचे वाले एम्पीरियन लूप पे सॉल्व होगा। ऊपर वाले एम्पीरियन लूप की लेंथ है बेटा बी, और नीचे वाले इसकी भी लेंथ है बेटा बी, जो कि सेम है एज द विड्थ ऑफ दैट। मैंने खुद ये मान लिया, विड्थ इसकी मैंने बी मान ली, तो एम्पीरियन लूप की भी बेटा विड्थ बी। बताओ, यहां से बी डॉट डीएल का आंसर जीरो, यहां पे बी डॉट डीएल का जीरो, जो भी सॉल्व होगा ऊपर और नीचे। तो बेटा बी डी एल, सर आप क्यों कॉस ऑफ वो नहीं करो, जीरो, कॉस ऑफ जीरो, बी और डीएल के बीच में एंगल है बेटा जीरो, कॉस ऑफ जीरो इज 1। बी डीएल कहां से कहां तक, यहां से यहां तक मैं अप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं नाम इसको दूं पी क्यू आर एस, तो बेटा मैं अप्लाई कर रहा हूं एस आर पे, प्लस होगा इंटीग्रल बी डी एल किस वाले लेंथ पे, सर पी क्यू वाली लेंथ पे, म्यू नॉट आई नेट। ये मेरा बनेगा एक्सप्रेशन। मैंने लूप को ब्रेक किया चार में, दो का जीरो, दो का रह गया। बात आई समझ? अब मुझे बताओ बी डी एल, बी क्या है बेटा, इसके पैरेलल और यूनिफॉर्म, बी निकलेगा बाहर। डी एल की इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, एस से आर तक, वो तो बी है, तो ये बनेगा बी इंटू बी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी इज द ब्रेड्थ। और इसका भी देख लो पी क्यू, ये भी बनेगा बी इंटू बी इज इक्वल म्यू नॉट आई नेट। चाहिए नेट करंट जो जा रही है, जो देकर दैट्स करंट पर यूनिट लेंथ, यूनिट ब्रेड्थ से निकलने वाली करंट ये है बेटा लैम्डा। तो अगर मैं लैम्डा को बी से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या क्या बात बन गई, सो लैम्डा इंटू बी बनेगी टोटल करंट जो ब्रेड बी से पास हो जाएगी, बी इंटू बी प्लस बी इंटू बी, ट्वाइस ऑफ बी इंटू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स लैम्डा इंटू बी और बी कैंसल। हो सकता है किसी को मलाल रह जाए, सर आपने खुद बी माना, क्वेश्चन में देकर नहीं है, चाहिए भी नहीं, बी और बी कैंसिल होता है, बट फॉर एनालिसिस यू हैव टू कंसीडर सम ब्रेड्थ। सो बी और बी कैंसिल हो गया और बी मिल गया म्यू नॉट लैम्डा अपॉन 2, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 इज द आंसर विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होप कि आप ये जो है अच्छे से समझ गए। मैंने एम्पीरियन सर्केचुअल लॉ से इसको सॉल्व करा। चलिए बेटा नेक्स्ट, on a moving electron, electric field and magnetic flux density B are so applied that the resultant force on the electron is zero। मुझे एक चीज बताओ, एक चलते हुए इलेक्ट्रॉन पे दो फील्ड्स काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे काम कर रहे हैं कि इसमें नेट फोर्स है जीरो। तो समझो इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे आएगा वो आएगा E इंटू ई, और जो मैग्नेटिक फोर्स आता है वो आता है QVB, वो बनेगा EVB, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है EVB। जस्ट 1 सेकेंड, चेकिंग वेदर इट्स गोइंग, हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रही है और वॉल्यूम भी सही आ रहा है। चलो, सो EVB QVB के बदले EVB आएगा। सो बताओ बेटा, इसने कहा नेट फोर्स आएगा जीरो, तो बेटा ये इसके बराबर हो जाना चाहिए, E और E कैंसिल, वेलोसिटी हो जाएगी E बाई बी। ये एक डिवाइस में ये हम यूज करते हैं ये कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बेटा वेलोसिटी सिलेक्टर, बट दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, बट स्टिल द कॉन्सेप्ट रिमेन्स। आप कह सकते हो बेटा जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट है, रिमेन्स देयर। लॉरेंस फोर्स भी उस टॉपिक के अंदर भी हम ये पढ़ाते हैं, तो ये आएगा V इज इक्वल टू E बाई बी। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इस रेशियो को सेटिस्फाई करती है, पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में कैंसिल आउट करेंगे अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी E बाई बी रेशियो के बराबर। ऑप्शन नंबर 2। चलिए, यूनिफॉर्म, एक सेकंड, E बाई बी, फिर मैंने ऑप्शन गलत टिक किया होता है, निकालता हूं मैं सही हूं बट ऑप्शंस गलत टिक हुए होते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.20 टेस्ला एग्जिस्ट्स इन स्पेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। चलो बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और पहले मैं एक चीज बताओ, ये बोर्ड पे मैं बना रहा हूं, बोर्ड वर्टिकल प्लेन में, क्या नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे? नहीं, ये बड़ा हॉरिजॉन्टल प्लेन में सब कुछ हो रहा है। सो इट इज गोइंग लाइक दिस, इफ दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये ऐसे जाएंगे। यू गॉट माई पॉइंट? तो इस तरीके से इसको समझिए। अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो यहां की तरफ है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी,
आया समझ? 0.20 टेस्ला, ठीक है ठीक है। विद व्हाट स्पीड शुड अ पार्टिकल ऑफ मास, मास देकर ग्राम्स and having a charge this much be projected from south to north, तो south to north की तरफ में एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना, बट मेक श्योर यू आर नॉट सपोज्ड टू, आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं, साउथ टू नॉर्थ एक पार्टिकल जा रहा है, सो साउथ टू नॉर्थ इज लाइक दिस, ईस्ट टू वेस्ट इज लाइक दिस, यू गॉट इट? अच्छा, so that it's moving with uniform velocity, यहां पे एक पॉइंट है, ये कह रहा है, और ये पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी तब तक नहीं हो सकती जब तक ना नेट फोर्स पार्टिकल पे जीरो बने। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, इसमें नेट फोर्स कैसे जीरो बन सकता है? पहले एक चीज समझो, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां है? साउथ टू नॉर्थ, उधर की तरफ है। देखो मैं यहां पे ऐसे दिखाऊंगा, फिर मैं इसको टर्न करूंगा। मैग्नेटिक फोर्स ABI, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड वो कहां की तरफ है? सर ऊपर। ऊपर नहीं है, फिर से बता रहा हूं, ऐसे बेटा। अच्छा, कहां की तरफ जा रहा है पार्टिकल? सर उधर की तरफ। अगर उधर की तरफ जा रहा है तो मुझे जरा बताओ इस पे फोर्स कहां की तरफ लग रहा है? जरा मुझे बताओ फोर्स। अगर मैं ऐसे दिखाऊं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पार्टिकल जा रहा है बेटा साउथ टू नॉर्थ। अगर मैं बोर्ड के हिसाब से दिखाऊं ABI, I इज द करंट, तो करंट ऊपर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेटा उस डायरेक्शन में आ गया, ABI, ठीक है, करंट ऊपर है। लेकिन अगर मैं इसको जमीन के हिसाब से बिठा दूं तो ऐसे आएगा। अब बताओ थंब कहां की तरफ है? सर ऊपर की तरफ है। मतलब इसमें मैग्नेटिक फोर्स जो रियलिटी में लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। मास देकर पार्टिकल का, इसका मतलब है mg कहां की तरफ है? नीचे। अब बताओ वेलोसिटी कब रहेगी कांस्टेंट? जब mg बैलेंस करेगा qvb को। फिर आप बोलोगे QV साइन थीटा, बेटा V और B के बीच में जो एंगल है दैट्स 90, साइन ऑफ 90 इज 1। अब मुझे बताओ बेटा यहां पे निकालना क्या? व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट? आई हैव टू कैलकुलेट आई थिंक वेलोसिटी, तो मुझे V निकालना है। V मिलेगा mg डिवाइडेड बाई QB। बी केयरफुल व्हाइल इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ G। अगर आप G 10 और 9.8, वैसे ये बराबर ही हम लेते हैं, दो को रिप्लेस करते हैं, लेकिन यहां पे ऑप्शंस इतने क्लोज हैं 48, 49, 47, 50, तो बेटा आप यहां पे यूज करेंगे 9.8, और 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू यूज करने से होगा ये, आपको ऑप्शन नंबर 2 मिलेगा 49, ये होता है बेटा। और अगर आप 10 यूज करेंगे यू विल ऑलमोस्ट गेट 50, सो दैट्स रॉन्ग। एक्चुअली यू हैव टू यूज एग्जैक्ट वैल्यू। मास देकर है, G देकर है, G पता है, Q भी देकर है, B भी देकर है, सब देकर है, यू जस्ट इंसर्ट द वैल्यूज। व्हेन यू इंसर्ट यू विल कम ऑप्शन नंबर 2 विच 49। A charged particle enters uniform field with a velocity vector at an angle of 45 degrees with the magnetic field। समझो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक चार्जड पार्टिकल एंटर करता है at an angle of 45 degrees, ठीक है, with the pitch of the helix followed by the path। आप जानते हैं बेटा इस टाइम जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा। ये वही कह रहा है, पिच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। पिच ये कह रहा है P के बराबर है, पिच देकर है, पिच देकर है बेटा, दैट्स इक्वल टू P। द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ विल बी, आपको R निकालना रेडियस, बट यहां पे ट्विस्ट है, यू हैव टू राइट द रेडियस इन टर्म्स ऑफ द पिच, दैट्स द ट्विस्ट। सो बहुत आसान, पिच की फॉर्मूला निकालो, रेडियस की फॉर्मूला लिखो, दो को डिवाइड करो, सेम टर्म्स कैंसिल, पिच में आंसर मिलेगा। दैट्स द इजीएस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए पिच की फॉर्मूला बताओ। पिच की फॉर्मूला होती है, V के दो कंपोनेंट्स निकालते हैं, ये बनेगा V cos 45 बनेगा V by रूट 2, और ये बनेगा V sin, वो भी बनेगा V by रूट 2। ये आएगा पैरेलल वाला कंपोनेंट V पैरेलल, और ये आएगा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। वेलोसिटी को मैंने रिजॉल्व किया। पिच में आता है V पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। V पैरेलल यहां पे V by रूट 2 है, टाइम पीरियड यहां पे अगर मैं लिख दूं 2 pi m by QB, 2 pi m डिवाइडेड बाय QB, ये मैंने लिख दिया टाइम पीरियड के बदले 2 pi m by QB। आ गया पिच का ये इक्वेशन। अब रेडियस का भी लिख दो, mv by QB, mv by QB, ये किसका है सर? ये जी है रेडियस की फॉर्मूला। दो को डिवाइड कर दो, r डिवाइडेड बाई p, r डिवाइड बाई p, तो आएगा mv by QB, और p से डिवाइड करूंगा तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 QB डिवाइडेड बाई 2 pi m v, 2 pi m v। होप कि मैंने सारे पैरामीटर्स लिख दिए। अब बताओ बेटा कैंसिल क्या होगा? सर हमें लग रहा है m v जाएगा इस दुनिया से, बिल्कुल जाएगा, QB भी जाएगा, हां जी। अब बचा बेटा
√2, ठीक है। √2/2 होता है 1/√2, तो मुझे जो अभी तक आंसर मिला वो मुझे मिला R/P √2/2 होता है 1/√2 और पाई। अब मुझे चाहिए R का वैल्यू, P ऊपर जाएगा, P डिवाइड बाई √2 पाई, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 100% करेक्ट। A straight rod of mass m and length L is suspended from identical springs as shown in figure. The spring stretched a distance x naught due to the weight of the wire. देखो बेटा, एक रॉड है जिसका लेंथ L है और मास है बेटा m। जब आपने रॉड को इन दो स्प्रिंग से जोड़ा, स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन आया x नॉट। तो मुझे एक चीज बताओ, ऊपर की तरफ कितना फोर्स जनरेट होगा टोटल? सर kx नॉट, kx नॉट विल बी द अपवर्ड फोर्स। अच्छा, वो किसको बैलेंस कर रहा है? सर mg को बैलेंस कर रहा है। सो स्प्रिंग में कितना आया? द स्प्रिंग स्ट्रेचड बाय अ डिस्टेंस x नॉट ड्यू टू द वेट ऑफ द स्प्रिंग। अच्छा ठीक है, कुछ हुआ? 1 सेकेंड, होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। यस, रिकॉर्डिंग आई थिंक चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या मैं कह रहा था। सो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स आएगा, ठीक है। अपवर्ड फोर्स कितना है सर? एक्सटेंशन आया है x नॉट, द स्प्रिंग स्ट्रेचड एट डिस्टेंस x नॉट ड्यू टू द वेट ऑफ द सर्किट हैज टोटल रेजिस्टेंस R, ठीक है, टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस R है। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इज स्विच्ड ऑन, the springs are observed to extend further by the same distance. The magnetic field strength is, ठीक है, देखो रॉड का वजन है, वो उसको कहां खींच रहा है? नीचे। जैसे उस रॉड को जोड़ा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन है x नॉट, ऊपर की तरफ फोर्स kx नॉट, वो किसको बैलेंस कर रहा है? सर mg को। अभी तक सब सही है। फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया इसके ऊपर, जिसकी वजह से इसमें और एक्सटेंशन आया। असल में हुआ यह होगा, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ आया होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपने स्विच किया, मैग्नेटिक फोर्स नीचे। तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स और कौन फोर्स नीचे की तरफ है? सर mg नीचे और मैग्नेटिक फोर्स नीचे, ठीक है, दो फोर्सेस नीचे, ठीक है। ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा है? सर स्प्रिंग फोर्स है ऊपर की तरफ, वो भी सही है। तो अगर मैं कहूं कि इक्विलिब्रियम आया, तो बच्चों बताओ टोटल अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो टोटल अपवर्ड फोर्स में सॉरी डाउनवर्ड फोर्स में आएगा, एक तो वेट आएगा और आएगा बेटा जो है फोर्स बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इन दो फोर्सेस का एड जो है वो किसके बराबर आना चाहिए? सर स्प्रिंग फोर्स का। अब स्प्रिंग फोर्स पहले कितना था? सर kx नॉट, और एक्सटेंशन आया x नॉट, तो 2kx नॉट जो है बेटा वो आएगा टोटल एक्सटेंशन। टोटल स्प्रिंग फोर्स जो आएगा वो आएगा 2kx नॉट। तो बेटा ये आपको इक्वेशन जो है मिल गई यहां पे। अब अगर मैं इसका वेट बताऊं, वो आएगा mg, फोर्स आएगा बेटा ILB साइन थीटा नहीं लिखूंगा, दैट विल बी 90, ठीक है। L इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल इज 90, तो लिखूंगा L, लेंथ है L और मैग्नेटिक फील्ड है B, इज इक्वल 2kx नॉट, 2kx नॉट। यहां तक सही है, 2kx नॉट। हाँ सर, अब मुझे बता दो एक चीज, mg इज इक्वल, ठीक है, करंट देकर है नहीं, रेजिस्टेंस देकर है, तो बेटा करंट निकालनी पड़ेगी। EMF कितना देकर है? E बाय R लिख दो, मतलब V बाय R, तो mg प्लस E बाय R मल्टीप्लाइड बाय LB इज इक्वल टू kx नॉट के बदले आप mg यहां पे लिख सकते हो, ठीक है, mg आप यहां पे लिख सकते हो। अब मुझे निकालना क्या है? जरा मुझे निकालना क्या? व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब मुझे B निकालना है। ये उधर ले जाओ, 2mg माइनस mg, सो दैट विल बी इक्वल टू mg, और इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इससे किसको होगा? R से मल्टीप्लाई होगा, L से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा? E से डिवाइड होगा, E से डिवाइड होगा। अच्छा, 2mg माइनस mg, ठीक है, यहां पे आएगा इज इक्वल टू B, हमारा ये आंसर। लेकिन एक चीज है, ओ स्प्रिंग्स दो है मेरे भाई, ओ दो स्प्रिंग से यहां पे तो गड़बड़ हो गई। देखो यहां पे आएगा mg इज इक्वल टू 2kx नॉट। सर 2 क्यों लिखा? बच्चे एक स्प्रिंग नहीं है, दो है, तो अगर एक में अगर एक्सटेंशन आया x नॉट, दूसरे में भी x नॉट, एक में ऊपर की तरफ फोर्स kx नॉट, दूसरे में भी kx नॉट, 2kx नॉट बैलेंस करेगा mg। 2 में यहां पे भूल गया था, यहां तक सब सही है, ठीक है।
डबल द एक्सटेंशन, ठीक है, यहां तक तो सही है। तो बेटा यहां पे क्या बनेगा 2kx0, kx0 के बदले क्या लिखूंगा फिर kx0, और यहां भी 1 सेकेंड, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन वंस मोर, कुछ तो गड़बड़ है, 1 सेकेंड। तो पहले इक्वेशन बनेगी 2kx0, इसमें कोई शक नहीं है, 2kx0 इज इक्वल टू mg, ठीक है, स्ट्रेट रॉड एल सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर, स्प्रिंग स्ट्रेस x0 ड्यू टू द वेट ऑफ द सर्किट इज, ठीक है, यहां तक सब सही है। तो बेटा दिस मैग्नेटिक फोर्स प्लस वेट बराबर हो जाएगा किसके, स्प्रिंग फोर्स के। स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, दो स्प्रिंग्स में, एक में आएगा kx0, दूसरे में भी kx0, वो बनेगा 2kx0, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के आने के बाद और एक्सटेंशन आया है, तो आपका एक्सटेंशन x0 नहीं है, अब आपका एक्सटेंशन अब है बेटा ट्वाइस ऑफ x0। x0 था पहले, मैग्नेटिक फील्ड आने के बाद और x0, टोटल आएगा 2x0। सर ये 2 क्यों, क्योंकि दो स्प्रिंग्स हैं, यहां तक सब सही है। अब तो मैग्नेटिक फोर्स कितना सर, ILB, और वेट कितना, वेट है बेटा mg, 2 2 4 kx0, यहां तक सब सही है। mg के बदले हम यहां पे चलो, मुझे क्या निकालना, मुझे b निकालना है, ठीक है, ये उधर माइनस हो जाएगा, mg के बदले आप लिखेंगे 2x0, 4kx0 माइनस 2kx0 इज 2kx0, और इसको डिवाइड हो जाएगा l और b, और ये मिलेगा हमारा i। वैसे मुझे b निकालना है, l और i जाएगा, l और i, और i के बदले आप क्या लिखेंगे E/R, तो बेटा 2kx0 डिवाइडेड बाय l, और i के बदले E/R। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गड़बड़ एक जगह हुई थी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two long conductors separated by a distance d carry current I1 and I2 in same direction. They exert force F on each other. ठीक है बेटा, two long conductors separated by distance d, two long conductors separated by distance d carry currents I1 and I2, carry currents I1 and I2 carry currents I1 in the same direction. They exert a force F on each other. ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स है that's equal to F, वो किसके बराबर होगा जरा मुझे बता दो, फोर्स कितना होगा इनके बीच से कैरिंग, they will attract and force will be mu naught, force per unit length जो होगा actually that will be mu naught I1 I2 divided by 2 pi d। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बीच में पहले फोर्स डिवाइड बाय 2 pi d। अब क्या हो रहा है, नाउ द करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज्ड टू 2 टाइम्स, एक में करंट हमने डबल कर दी, तो बेटा म्यू नॉट ट्वाइस ऑफ I1 कर दो, पहले I1 थी अब ट्वाइस ऑफ I1 I2, और क्या करा, द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड टू 3d, तो इसके बदले 3d यूज करना है, 2 pi और इसके बदले 3d, और अब जो है बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है बेटा वो आप कह सकते हो वो F डैश बन गया, पहले था F और अब बन गया F डैश, मैं पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूं। ठीक है, the new value of the force between them would be, पहले मैं एक चीज बताऊं, क्योंकि करंट रिवर्स हुई है, अगर पहले अट्रैक्ट कर रहे थे अब ये रिपेल करेंगे, तो बेटा यहां पे आपको ये वाला फोर्स जो है बेटा फाइनल फोर्स नेगेटिव ऑफ इनिशियल लिखना है, क्योंकि रिवर्सल से गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरी बात है बेटा एक्स्ट्रा 2 और 3 है, और बाकी जो बेटा उसके बदले में ओरिजिनल फोर्स लिख सकता हूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो द फाइनल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल, फाइनल फोर्स पर यूनिट लेंथ मैं बोल रहा हूं इज इक्वल टू इनिशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 2/3, क्योंकि ऊपर 2 और नीचे 3 एक्स्ट्रा आ गए, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। लेकिन याद रखो मैंने माइनस क्यों ऑप्ट किया, क्योंकि पहले अगर अट्रैक्ट कर रहे थे अब ये रिपेल करेंगे, सो दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r with constant angular velocity omega। ठीक है, a point A lies in the same plane at a distance 2r from the center point. A records a magnetic field produced by the alpha particle. If the minimum time interval between the successive time at which A records zero magnetic field is t, the angular speed omega in terms of t will be। ये मैं मानता हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो
एक पार्टिकल एक पार्टिकल नहीं, सीधे कहूं अल्फा पार्टिकल जो क्वेश्चन में लिखा है वो जा रहा है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, पार्टिकल जा रहा है सर्कुलर पाथ में। इस सेंटर से दूर एक पॉइंट है जो कि दूर है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r। यहां से यहां तक डिस्टेंस है बच्चों 2r। यहां पे आप कोई ऑब्जर्वर या कोई एक ऐसा डिवाइस रख रहे हो जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर रहा है। इस डिवाइस ने 2 बार मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट किया, 0। पार्टिकल अल्फा पार्टिकल किस में चल रहा है? वो तो सर्कल में चल रहा है। उसके सर्कल में चलने से प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो कि ऑब्जर्व हो रहा है इस जगह पे। लेकिन 2 इंस्टेंसेस ऐसी है जब इस डिटेक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड दिखाया 0। पार्टिकल चल रहा है, दिखा रहा है, कभी दिखा रहा है 0, फिर दिखा रहा है 0। 2 इंस्टेंसेस ऐसी आई जब 0 दिखा है। उन 2 इंस्टेंसेस में जो टाइम टेकन है बेटा दैट इज स्मॉल टी। आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ दैट टाइम इंटरवल बिटवीन दोज 2 पोजीशंस। पहले ध्यान से सुनो, सर्कल का एक छोटा सा एलिमेंट जो है बेटा वो मेरे लिए एक स्ट्रेट पाथ का काम करेगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जब उस स्ट्रेट पाथ पे चलेगा तो मैं मानूंगा उसको करंट कैरिंग एलिमेंट। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मैं सर्कल, ये जो सर्कुलर पाथ है, अगर एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट करूं ये वाला, तो ये वाला मेरे लिए काम करेगा एक करंट कैरिंग एलिमेंट, कंडक्टर का। मुझे एक चीज बताओ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, बताओ कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कब 0 आता है? बेटा आप जानते हैं कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है जब पॉइंट, जो आप पॉइंट लोगे वो सामने वामने नहीं बल्कि बिल्कुल एक्सिस ऑफ द कंडक्टर पे लोगे। तो बेटा ध्यान से सुन, अगर मैं यहां पे एक एलिमेंट सिलेक्ट करूं, कंडक्टर का एक एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट, और जब अल्फा पार्टिकल उसमें चलेगा, करंट फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में चल रही होगी, उस करंट को मैं डी को मैं इस डायरेक्शन में मान लूं, तो मुझे बताओ अगर ये पॉइंट उस एलिमेंट के लाइन के ऊपर प्रेजेंट है तो बताओ बेटा इस पे मैग्नेटिक फील्ड तब कितना? 0, बिल्कुल बराबर। तो बेटा मैं तो लॉजिकली ये कहूंगा वी कैन ड्रा 2 टेंजेंट्स। हम 2 टेंजेंट्स यहां से ड्रा करेंगे, एक यहां पे और एक बेटा यहां पे टेंजेंट ड्रा करेंगे। अब खुद सोचो, इन टेंजेंट्स के अलोंग जो ये 2 एलिमेंट्स है बेटा, ये करंट कैरिंग एलिमेंट्स का काम करेंगे। हां सर, करंट कैरिंग कंडक्टर्स का काम करेंगे। जब अल्फा पार्टिकल इन पे चलेगा तो इन कंडक्टर्स के लिए ये पॉइंट कहां पे होगा? सर इनकी एक्सिस पे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली 0 होगा या 0 डिटेक्ट होगा। तो 2 जगह ऐसी हैं बेटा जब अल्फा पार्टिकल या तो यहां पे चला होगा या तो यहां पे बी आएगा बेटा 0। दिस द कॉन्सेप्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, खुद कह रहा है यहां से यहां तक जो टाइम इंटरवल है वो टी है, तो ये टाइम इंटरवल यहां से यहां जाने का इसने खुद बताया, मुझे ओमेगा निकालना है। अब जानते हैं ओमेगा होगा बेटा यहां से यहां तक जाने में जो ये पार्टिकल एंगल यहां पे डिस्क्राइब करेगा, ये वाला एंगल, लेट इट बी थीटा, और टाइम टेकन, तो ओमेगा तो मिल गया। दिस इज द आंसर टू माय क्वेश्चन। आपको जो रोक रहा है दैट्स थीटा, थीटा मुझे मिलना चाहिए। अब थीटा को कैसे मैं मैनेज करूं? बहुत आसान, बहुत आसान। देखो कैसे, बता बेटा ये रेडियस है कि नहीं? हां सर ये रेडियस है। मान लो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है जो इसने खुद दिया है बेटा, सॉरी ऑफ रेडियस r, ये कैपिटल R है और यहां से यहां तक डिस्टेंस है 2r। बता बेटा रेडियस और टेंजेंट में, क्योंकि आपने ये टेंजेंट ड्रा किया, एंगल कितना? सर 90। समझो ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला भी कितना होगा? अल्फा। तो थीटा के बदले में लिख सकता हूं 2 अल्फा बाई टी। मुझे अल्फा को मैनेज करना है, कैसे मैनेज करूं? आपको नहीं लगता ये राइट एंगल ट्रायंगल है? बिल्कुल है। बताओ ये कौन सा साइड? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है r और हाइपोटेन्यूज है 2r। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा बेटा? वैसे इज नॉट परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल ये है अल्फा। ठीक है, अल्फा अगर ये है बेटा तो हमारा परपेंडिकुलर और कौन हो जाएगा? ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, ये हमारी बेस बनेगी, मतलब r बनेगा बेटा बेस, और ये बनेगा हमारा जो आप कह सकते हो परपेंडिकुलर। इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल ये है बेटा अल्फा, यहां ये है, तो ये हमारे लिए काम करेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, और r कैंसिल होगा, ये तो 1/2 है। तो बताओ अल्फा कितना हो जाएगा? सर 60। अल्फा इज इक्वल 60 डिग्री। 60 कितना होता है? सर पाई/3 होता है 60 डिग्री। तो मुझे बताओ बेटा टोटल कितना हुआ? 2π/3। तो बेटा यहां पे अल्फा का वैल्यू डालो π/3, तो आंसर इज 2π/3 मल्टीप्लाइड बाई टी। 2π/3t इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A particle of charge q and mass m moves in a circular orbit of radius r with angular speed omega. ठीक है,
particle charge moves in a path of circular orbit, ठीक है the ratio of the magnitude of its magnetic moment to that of its angular momentum। बेटा एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, उसका चार्ज है q, मास है m, एंगुलर स्पीड है बेटा ओमेगा। आपको रेशियो बताना है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम का, मैग्नेटिक मोमेंट टू इट्स एंगुलर मोमेंटम। बेटा ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि बराबर होता है Q/2m। Q/2m ये बेटा रेशियो होता है। फिर भी अगर आप चाहें कि ये कैसे होता है, मैं इसको डिराइव करके भी दे सकता हूं। Q/2m कैसे होता है, ध्यान से देखो। मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA। अगर मैं सिंगल टर्म की बात करूं तो I × A। करंट के बदले लिखा जा सकता है चार्ज पर यूनिट टाइम पीरियड। एरिया के बदले लिखा जा सकता है πr²। अब टाइम पीरियड अगर ओमेगा के टर्म्स में देखूं तो बताओ क्या लिखूं, ओमेगा इज इक्वल 2π/t, तो t के बदले लिखा जा सकता है 2π/ओमेगा। सो आएगा Q/πr² डिवाइड बाई t के बदले 2π और ऊपर आ जाएगा बेटा ओमेगा। पाई और पाई कैंसिल किया जा सकता है। अभी तक आंसर मिला QR² ω/2, ये चीज आएगी। ये क्या निकला हमारा m। इसी तरीके से L अगर मैं बात करूं वो था MVR, V के बदले R ओमेगा, तो बेटा आएगा m, V के बदले R ओमेगा, R² ओमेगा। ये हमारा आ गया L। अब इनका रेशियो निकालो तो Q/2m, देखो ओमेगा ओमेगा कटेगा, ठीक है, और बचेगा Q/2m। R² भी कटेगा, R² ओमेगा ओमेगा कटेगा, 2/m आएगा रेशियो m/L का। आ गया, ये हो गया डिराइव। इसको आप याद ही रखो, मैंने तो डिराइव भी करके दिया Q/2m। तो बताओ किस किस पे डिपेंड करता है रेशियो, Q और m पे। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन Q एंड m। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v, it produces magnetic field B at the center of the circle, the radius of the circle is proportional to। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कल, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है सर्कल विद अ स्पीड ऑफ v, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमें रेडियस बताना है किसके प्रोपोर्शनल है। पहले बताओ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है सर, μ0I डिवाइडेड बाय 4π, रेडियस ऑफ द सर्कल मान लो r डिवाइड बाय 4π इंटू 2π। हाँ सर, पाई और पाई कैंसिल, 2 2 जा 4। अभी तक मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिला μ0I डिवाइडेड बाय 2r, μ0I/2r, ये होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड बराबर। अब मुझे बताओ एक चीज, मुझे क्या बताना है 2πr, मुझे रेडियस बताना किसके प्रोपोर्शनल। पहले रेडियस निकालो, r मिलेगा मुझे बराबर μ0I डिवाइडेड बाय 2π और यहां पे आ जाएगा b। अब आपको लगेगा सर यहां पे तो स्पीड के टर्म्स में कैसे मैनेज करें, चार्ज के बदले करंट के बदले चार्ज पर यूनिट टाइम लिख दो। सो μ0 इट विल बी E चार्ज पर यूनिट टाइम और नीचे 2π और b लिख दो। सर आ गया ये भी। अब क्या करें, अब टाइम पीरियड को कैसे मैनेज करोगे बेटा। देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो है बेटा वो है तो 2πr, होता है कि नहीं, हाँ सर 2πr। ये हो गया डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो t के बदले लिखा जा सकता है 2πr/v, 2πr/v लिखा जा सकता है t के बदले वही लिख दो और हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पे मैं एलिमिनेट कर दूं तो मेरा आंसर आएगा r इज इक्वल टू μ0E डिवाइडेड बाई t के बदले 2πr डिवाइडेड बाई 2πr/v, v जाएगा बेटा ऊपर और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2π और b, ये तो t के बदले था, ठीक है। अब ध्यान से देख बेटा, यहां तक तो सब सही है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। 2πr, ठीक है। r क्या बेटा, रेडियस, r इधर आएगा, कैपिटल R स्मॉल r, r इज द रेडियस, इट्स 2πr। यहां पे मैंने कैपिटल R लिख दिया, डोंट गेट कंफ्यूज। सो ये बिल्कुल सही है, यहां पे भी मैं कैपिटल R लिख दूं तो ये बनेगा। अब मुझे r का प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, पहले r इंटू r, r² हो जाएगा, तो r² विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, v और b का बताना है प्रोपोर्शनल, तो आपको लगेगा v/b, गलत, इट इज r², तो स्क्वायर रूट इधर आएगा तो r मिलेगा बेटा प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ v/b, विच इज ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा ये थोड़ा एक्सटेंड करना था और ये आंसर निकालना था इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देकर एग्जिस्ट्स इन अ रीजन इन द स्पेस, ठीक है। सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 1 मीटर कैरिंग करंट 1 एम्पियर हैविंग इट सेंटर एट 2,2,0, ठीक है। सेमी सर्कुलर वायर है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देकर है,
in xy plane as shown. The force on the semicircular wire will be, हमें semicircular wire पे निकालना है फोर्स. पहले मैं एक चीज बताऊं, वायर कोई भी हो, अगर उसमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, एक्सप्रेशन होता है आई एल इफेक्टिव क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड. ये होता है हमारा बेटा एक्सप्रेशन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एल इफेक्टिव क्रॉस बी. एल इफेक्टिव होता है एंड्स को जोड़ने से. आपका मैग्नेटिक फील्ड कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, और आपके आंसर्स भी कार्टेशियन फॉर्म में. तो आपको एल इफेक्टिव निकालना है बेटा कार्टेशियन फॉर्म में. लेकिन एल इफेक्टिव कैसे निकालोगे? एंड्स की जो है बेटा, एंड्स को जोड़ के जो है वो आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी. मतलब आपको ये वाली लेंथ चाहिए ए और बी. वो कैसे निकालोगे? जब आपको कोऑर्डिनेट्स पता होंगे ए और बी के. लेकिन आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, आपको तो सिर्फ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है. तो पहले हम निकालेंगे बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी, उसके बाद हम निकालेंगे लेंथ ऑफ ए बी. जब एंड्स के कोऑर्डिनेट्स पता चले फिर लेंथ ऑफ ए बी मिलेगा. एक बार लेंथ ए बी मिलेगी फिर हम बेटा एल क्रॉस बी उसको आई मल्टीप्लाई करके फोर्स निकालेंगे. स्टेप्स आर वेरी क्लियर. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, find the length AB and find the force by using the formula I L cross B. That would be the those will the steps of, you can say ना, proceedings. So that's it. आइए बेटा देखते हैं हम कैसे सॉल्व करें इसको. सबसे पहले इसको मैं यहां पे ड्रा कर दूं, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं. ये है सेमी सर्कुलर वायर, बिल्कुल ठीक है. ये मैंने यहां पे बना दिए वो कोऑर्डिनेट्स. अच्छा, यहां पे एक लाइन यहां पे ड्रा की हुई है और एंगल दिखा है बेटा 45. सेंटर के कोऑर्डिनेट से 2,2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, कैसे निकालो? ध्यान से सुन बेटा. टोटल जो आप देख सकते हो रेडियस जो है वो 1 मीटर है. मुझे बताओ ये 2,2 क्या होता है? अगर मैं यहां से प्रोजेक्शन डालूं, आप बोलेंगे सर यहां से यहां तक जो लेंथ है वही है 2, और ये 2 कोऑर्डिनेट क्या हुआ? मतलब यहां से ये वाली लेंथ है 2. अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब मुझे चाहिए एक तो ये वाली लेंथ और बेटा ये वाली लेंथ चाहिए मुझे. इसके कोऑर्डिनेट्स देख करें, मतलब मुझे ये वाली और ये वाली लेंथ पता है. इसके चाहिए तो मुझे ये वाली लेंथ चाहिए. ये वाली लेंथ में आपको बता दूं यहां से यहां तक कितना है सर? 1 मीटर. अगर मैं आपसे कहूं ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कितना है, तो यह आएगा 1 cos ऑफ 45, ये आएगा 1 sin ऑफ 45. वो बन जाएगा मेरा 1/√2 और ये वाली लेंथ बनेगी 1/√2. फील करना बेटा. तो मुझे बता ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से एक्स एक्सिस में पीछे कितना है? एक्स एक्सिस में कितना पीछे? ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक 2 मीटर दूर है. तो ये वाला पॉइंट 2 में से इतना माइनस कर दो, इतना हुआ 1/√2. 1/√2 ये वाली लेंथ है 1/√2. ये लेंथ है बेटा 1, यहां से यहां तक है लेंथ 1. ये उसका cos कंपोनेंट, ये उसका sin कंपोनेंट. तो 1 माइनस 1/√2 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट. x और y भी इसका आएगा 2 माइनस 1/√2. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए. मैं यहां पे पेन चेंज करूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 माइनस 1/√2 कामा 2 माइनस 1/√2, 2 माइनस 1/√2. ये इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे. अगर आप देखोगे ना इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो ये 1 है, इसका भी ये आएगा 1 cos थीटा 1 sin थीटा. ठीक है, तो मुझे बता दो अगर यहां से ये वाला पॉइंट 2 मीटर दूर है तो ये वाला पॉइंट कितना दूर होगा यहां से? सर इसका ये वाला कंपोनेंट ऐड कर दो, वो भी 1/√2 है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 + 1/√2 कामा 2 + 1/√2. ये आ गए बेटा ए और बी के कोऑर्डिनेट्स. ए और बी के कोऑर्डिनेट्स. अब मुझे तो लेंथ चाहिए टोटल, तो दीज कोऑर्डिनेट्स माइनस दीज. चलिए बेटा x में से x करेंगे 2 + 1/√2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस होगा 1/√2. 2 कैंसिल होगा, यहां पे आएगा 1 + √2 + 1/√2. ट्वाइस ऑफ 1/√2 विच इज इक्वल टू √2. 2 डिवाइडेड बाय √2 हो गया. तो बेटा मेरी जो लेंथ बनेगी वो बनेगी √2 i कैप, और इस तरीके से दिस माइनस दिस, माइनस करोगे ये माइनस ये प्लस हो जाएगा. 1/√2 2i और वो √2 आएगा √2 j कैप. ये मेरा बन गया बेटा L इफेक्टिव. अब आपको करना क्या है? फोर्स के लिए आप यूज करेंगे I L इफेक्टिव क्रॉस
मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी देकर है, एल इफेक्ट भी देकर है। अब आप सीधे इनको करेंगे बेटा, जो हम जो मेथड दिखाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, वो मैट्रिसेस वाला मेथड, वो आप यहां पे डिटरमिनेंट वाला मेथड जो आप यूज करेंगे और ए क्रॉस मतलब एल क्रॉस बी निकालेंगे। द मोमेंट यू विल फाइंड एल क्रॉस बी, यू विल कम टू ऑप्शन नंबर 2 विच इज √2। ये बहुत आसान है आप निकालना, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात थी बेटा इसकी लेंथ निकालना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A non-planar loop of conducting wire carrying a current I is placed as shown in figure. In the straight sections of the loop is of length 2a. ठीक है। The magnetic field due to this loop at point P, a, 0, a points in the direction O. मैग्नेटिक फील्ड निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसकी डायरेक्शन ही बता दो, ये क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। समझ मेरी बात। देखो से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक लूप है इस तरीके का, इस शेप का, बिल्कुल आप सही देख रहे हो, लेकिन इस लूप का ये जो टोटल लूप है ये किस प्लेन में, सर हॉरिजॉन्टल। इसका एक वाला हिस्सा ऐसे मोड़ दो तो ये बेंड वाला लूप बनेगा। बताओ इस वाले हिस्से का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। अगर इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड देखो जो कि ऐसे, बेटा करंट कहां आ रही है, ऐसे जा रही है, अगर देखोगे वो राइट वर्ड्स आएगा क्योंकि करंट जा रही है वहां से आ रही है मेरी तरफ, तो बेटा इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मतलब पॉइंट कौन सा, किस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, पॉइंट देखो a, 0, a मतलब x एक्सिस पे a दूर जाना है, ठीक है, z एक्सिस पे कुछ भी बाहर नहीं आना है और y एक्सिस पे a ऊपर जाना है। इसका मतलब हुआ पॉइंट जो है बेटा, पॉइंट पता है कहां पे, बिल्कुल यहां पे, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बताओ इस वाले हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ आया, आपने जब ये राइट हैंड थंब रूल यूज किया। अच्छा करंट इस वाले में कैसे जा रही है, ऐसे। जरा बेटा इसमें जो करंट जा रही है वो ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, दैट्स अपवर्ड्स। सो दैट मींस इस पॉइंट पे, इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो दो लूप्स है, एक का मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे आएगा और दूसरा बेटा ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन ये वाली एक्सिस जो है एक्स एक्सिस तो है, बट ये वाली एक्सिस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जी एक्सिस है। तो बताओ मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी एक्सिस पे, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड बेटा वो दो एक्सिस पे, आई और के पे, आई और के पे। तो मेरा जो ऑप्शन है बेटा एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आई और के है बेटा। क्यों मैं, क्योंकि मुझे वैसे भी सिर्फ डायरेक्शन बतानी, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता, वो कोई बड़ी बात नहीं है। दैट विल द सम ऑफ दीज टू वेक्टर, सम ऑफ दीज टू पार्ट्स। सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। An electron gun T emits electron accelerated by a potential difference of U. पहले मैं बता दूं ये U potential energy नहीं है, it is potential, it is V, ठीक है। In a vacuum, in the direction of the line as shown in the figure, target M is placed at a distance D as shown in the figure. Find the magnetic field perpendicular to the plane determined by line A. अच्छा, determined by line A, ठीक है and the point M in order that the electron hits the target. ओ ध्यान से सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। इलेक्ट्रॉन गन ने इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ प्रोजेक्ट किया, मतलब along this A लाइन, जो इसको ये नाम दे रहा है along that line, इसने इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया। आपने मैग्नेटिक फील्ड इस पे जो है ये कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। आपको बताना है, आपको ये बताना है in the magnetic field target M distance as shown in figure, find the magnetic field perpendicular to the plane। आपको बताना है मैं कितना मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to the plane जो है बेटा वो इस पे हिट करा दूं ताकि ये इलेक्ट्रॉन सीधे ना जाकर बल्कि इस पॉइंट M को हिट करे। जहां तक मैं ये क्वेश्चन समझ पा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गन ने एक्स एक्सिस पे लॉन्च कर दिया इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड आपने इनवर्ड ऐसे आपने इस पे डाल दिया और इलेक्ट्रॉन घूम गया नीचे की तरफ। आपको पता ही है बेटा ए बी आई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड से, करंट अगर यहां से तो फोर्स यहां से, बट ये इलेक्ट्रॉन है तो करंट तो उल्टा हो गया, तो फोर्स तो नीचे हुआ ना, तो फोर्स इसको नीचे लाके कहां तक पहुंचाता है, एम पॉइंट पे। आपको बताना कितना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। यू पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल है। देखो मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन सॉल्व करने का जो सिंपलेस्ट वे है वो क्या है, नजर रख। सबसे पहले एक चीज बता दो, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस रीजन में मैग्नेट साफ साफ बना रहा हूं। इलेक्ट्रॉन को कैसा पाथ लेना है, ऐसा एक आर्क वाला पाथ। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इस आर्क का सेंटर कहां पे होगा? हाँ, गेस कर सकते हो लगभग कहां पे होगा इसका सेंटर? मैं आपको बता दूं इसका सेंटर कहां पे होगा, सुनना मेरी बात। देखो
जहां पे पहली बार फोर्स आता है, जहां पे पहली बार इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा, उस फोर्स की लाइन पे, उस फोर्स की लाइन पे कहीं पे कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पे सेंटर होगा। ये रूल है बेटा। रूल ये है कि आप एक काम करो, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स पहली बार वो फोर्स दिखाओ किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस लाइन पे, उसी लाइन पे कहीं ना कहीं पे इस आर्क का सेंटर होगा। यू गॉट माई पॉइंट। चलिए डिटेल में हम क्लास में पढ़ाते हैं, अभी तो मैं बहुत शॉर्टकट बता रहा हूं। जरा मुझे बताओ, ए बी आई मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, करंट इधर है, इधर की तरफ है करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, करंट थंब का है नीचे, तो पहली बार तो फोर्स यहां पे लगेगा। वो कहां की तरफ लगेगा सर? नीचे की तरफ। इसका मतलब हुआ इस पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस लाइन पे मैग्नेटिक फोर्स है, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं पे सेंटर डेफिनेटली होगा, दाएं बाएं और कहीं नहीं होने वाला। तो समझो, मान के चला, आई जस्ट गेस यहां पे कहीं पे इसका सेंटर है, यहां पे इसका सेंटर है। तो मुझे बताओ ये वाली डिस्टेंस क्या है सर? रेडियस, और ये वाली डिस्टेंस भी रेडियस होगी, बराबर, बिल्कुल। और दूसरी बात याद रखो, ये जो वेलोसिटी आप इस आर्क को ड्रा करोगी, जो इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी में, ये आर्क जो है थोड़ा सा अगर मैं ठीक बना दूं, एक सेकंड, ये आर्क थोड़ा सा इंप्रेशन गलत दे रहा है, क्योंकि वेलोसिटी है बेटा ये, और आर्क जो बनेगी वो आर्क बनेगी ऐसे कुछ। यू गॉट माई पॉइंट। ये बनेगी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ना ये उसकी, उस आर्क की। तो ये बता दो बेटा, इस टेंजेंट और इस वेलोसिटी के बीच में, ये वेलोसिटी और रेडियस के बीच में एंगल कितना है सर? 90 है। ठीक है, अगर मैं यहां से ड्रा करूं एक लाइन, बताओ मुझे वो इस वाले डी डिस्टेंस का, इस डिस्टेंस का नाम लिखा है डी, ये डिस्टेंस देकर, दिस इज द डी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डी है, ये वाली डिस्टेंस। अगर मैं यहां से ड्रा करूं एक लाइन, वो इस लाइन का क्या होगा? इस लाइन का दैट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूं, दैट विल नॉट बी ओनली परपेंडिकुलर, दैट विल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। इसे होगा ये जो अल्फा आपको एंगल दिखा के बेटा वेलोसिटी और डी के बीच में, ये एंगल यहां पे भी होगा, मतलब ये एंगल भी अल्फा ही होगा। सर क्यों? एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। समझना मेरी बात। बताओ बेटा, ये कौन सा वेक्टर है, सॉरी ये कौन सी लाइन है सर? रेडियस है। और ये क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये दो आपस में परपेंडिकुलर हुए। ठीक है, दूसरी बात, अब चेंज द कलर। दूसरी बात बताओ, ये वाली क्या है बेटा सर? डी है, ये वाली डिस्टेंस डी है, और ये आपने क्या डाला इस पे? परपेंडिकुलर। तो बताओ इन दो लाइंस के बीच में, इन दो ऊपर वाली लाइंस के बीच में वेलोसिटी और ये जो रेड लाइन है अल्फा एंगल है। तो बेटा ये जो दो मैंने यहां से बनाए, ये तो इनको परपेंडिकुलर है, इनके बीच में एंगल होगा अल्फा। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। ठीक है, अब मुझे बता दो, अगर मैं आपसे पूछूं रेडियस अब किसके बराबर होगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहां से यहां तक d/2 होगा, d/2, और ये भी होगा d/2। ये इस वाली ट्राइंगल में मुझे रेडियस का वैल्यू निकाल के दो, मैं कहूंगा d/2 डिवाइडेड बाय r। ये हो गया बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हो जाएगा बेटा साइन अल्फा, और r बराबर हो गया d डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा। ये बराबर है, ये बिल्कुल आपको आया समझ? रेडियस मैंने कैसे निकाली। दूसरा, रेडियस का निकालने का तरीका इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक और तरीका रेडियस निकालने का, एंड दैट फिनिशेस द क्वेश्चन। वो है R इज इक्वल mv/qb रूट ऑफ 2mk/qb, और लास्ट में k को अगर पोटेंशियल के टर्म्स में लिखें तो रूट ऑफ 2m, k के बदले EV इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइडेड बाय QB, वो आएगा EB, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, उसका E है चार्ज। ये है रेडियस का दूसरा तरीका निकालने का। चाहे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालूं या मैं ज्योमेट्री से रेडियस निकालूं, दोनों तो बराबर है। हाँ सर बराबर है, तो कर दो बराबर ये इसके, और निकालो किसका वैल्यू? मैग्नेटिक फील्ड का, यानी रूट ऑफ, या मैं पहले ये वाली चीज लिखूं, D डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2mEV डिवाइडेड बाय EB। और मुझे क्या चाहिए? मुझे B चाहिए। B इधर जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। B इज इक्वल टू रूट ऑफ 2mEV अपॉन E, और ये हो जाएगा डिवाइड, और वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड होगा D, और 2 साइन अल्फा हो जाएगा मल्टीप्लाई।
और ये हमारा आएगा ब्यूटीफुल सा आंसर। तो देखिए इसमें से ब्यूटीफुल सा आंसर कौन सा हमारा है, ट्वाइस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ई डी। सर ई नहीं दिख रहा है बेटा, ये ई को रूट के अंदर लाओ, ई स्क्वायर बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। ई मेरा बाहर है और यहां भी रूट के अंदर है, इसने रूट जो वो कॉमन लिया, ई को अंदर लाया, ई एक कटेगा, नीचे एक ई बचेगा, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आपने बेसिकली जो रेडियस है वो दो तरीकों से निकाला और उनको इक्वेट करना था, दैट्स इट। A steady current is set up in the network composed of wires of equal resistance and length D as shown in figure. What is the magnetic field at the center P? Answer is 0. बेटा ये सिमेट्रिकल जब भी आपके पास सर्किट होगा, याद रखें ये क्वेश्चन डेफिनेटली नीट में आएगा, इसको लिख के लो। ऐसे क्वेश्चंस जैसे आपके पास एक सर्कुलर वायर है, यहां से आपने करंट इसके अंदर भेजी और यहां से वो बाहर आ गई और आपसे कहा जाएगा बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, द आंसर इज 0। आपको दिखेगा ऊपर वाला जो हिस्सा है उसकी आर्क की लेंथ ज्यादा है, नीचे वाली की कम है। बेटा बाय सिमेट्री वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाला हिस्सा प्रोड्यूस करेगा उतना ही नीचे वाला प्रोड्यूस करेगा, एक होगा इनवर्ड्स एक होगा आउटवर्ड्स। और बड़ी बात ये सर इसकी लेंथ ज्यादा है, बच्चे इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा है जिसकी वजह से करंट कम है। सो सिमिलरली यहां पे अगर लेंथ कम है बेटा रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड दोनों का बराबर है, अगर इसका इनवर्ड्स है इसका आउटवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड बराबर होने की वजह से नेट आएगा 0। इन सारे सिमेट्रिकल सर्किट्स में याद रखा करो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। The radii of two concentric coils having same number of turns are 10 cm and 20 cm respect। देखो बेटा दो concentric loops है, एक की रेडियस है 10 दूसरे की 20, तो अगर एक R है दूसरे की रेडियस है बेटा 2R, ऐसे मान लो। इक्वल करंट्स आर पास, ठीक है, इसमें I और इसमें I, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन एंड देन इन अपोजिट। पहले तो दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है, फिर अपोजिट में, ठीक है। इन द टू कंडीशंस रेशियो ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मुझे बताओ जब दोनों को सेम डायरेक्शन में करंट इसमें छोड़ेंगे तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा। तो पहले अगर सेम डायरेक्शन है बी नेट हो जाएगा B1 प्लस B2, दो का बेटा सम, मैग्नेटिक फील्ड का सम। हां सर बिल्कुल सही है। बताओ बेटा मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल का कितना होता है, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई R मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई, 2 2 4 पाई पाई कटेगा, तो आप लिख सकते हो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 और यहां पे आएगा R, यहां पे R, ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरे का आएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई, क्योंकि उसकी रेडियस 2R है बेटा, ये बन जाएगा 4R। ये बन गया पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड। बाद में क्या होगा, इन दो का सब्ट्रैक्शन, दिस माइनस दिस, और बाद में जब ये और ये ऐड करोगे, देखो म्यू नॉट I बाई R, 2R कॉमन निकाला जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। बाद में जब अपोजिट करंट्स होंगी यहां पे माइनस लगेगा, उसको भी सॉल्व करोगे और बाद में डिवाइड करोगे। द मोमेंट यू विल डिवाइड आई विल गेट आंसर, या ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी माय चॉइस। 3:1 आपको मोस्ट लाइकली आंसर मिल जाना चाहिए। बेसिक एंड जीरो लेवल क्वेश्चन। चलो बेटा, there is a magnetic field acting in a plane downward perpendicular to the particles in the vacuum, this is the path followed indicated could travel। देखो बेटा हमें एक पार्टिकल दिखाया गया है जो कि हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया है और वो ऐसे घूम गया नीचे की तरफ। आपको गेस करना है कौन सा पार्टिकल हो सकता है, बताओ बेटा। मैग्नेटिक फोर्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ABI मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, करंट इधर की तरफ, अगर करंट तो फोर्स कहां की तरफ, ऊपर। लेकिन बेटा फोर्स जब नीचे होगा तब तो सर्कुलर नीचे बनेगा, तो बेटा उल्टा फोर्स किस पे आ सकता है, जिसका चार्ज नेगेटिव हो, क्योंकि जिसका चार्ज नेगेटिव हो उसको ऐसे फेंकेंगे तो करंट ऐसे बनेगी और तब जाकर उसमें फोर्स आएगा। सो इलेक्ट्रॉन इज द बेस्ट चॉइस। जीरो लेवल क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद सेम मोमेंटम, सबका मोमेंटम बराबर है, रेशियो ऑफ रेडियाई फॉलोड बाय देम। देखो बेटा तीन पार्टिकल्स कौन कौन, जरा बताओ कौन कौन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हमने थ्रो किया, रेशियो ऑफ दिया रेडियस, आंसर आएगा 1:1:1। सर क्यों बेटा, जो रेशियो रेडियस होता है P डिवाइडेड बाई QB। अब मुझे एक से बताओ, मोमेंटम सबका सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, अब बच्चा चार्ज, जरा बताओ तीन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और ड्यूट्रॉन का। ड्यूट्रॉन का मास 2 है बट चार्ज तो क्यों ही है बेटा, चार्ज बराबर रेडियस बराबर 1:1:1 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, out of the two identical straight conducting wires of length 20 centimeter, mass 1.2 gram each, from one wire a current source is connected. The second wire can be in equilibrium at a height of 0.75 from the first wire in the
करंट फ्लोइंग इन द वायर्स इज। देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या, मैं आपको समझा दूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, एक नीचे एक थोड़ा सा आपने ऊपर रख दिया, सब कुछ देकर है, मास भी लेंथ भी सब कुछ देकर है, और हाइट भी देकर है, किस हाइट पे रखा आपको बताना है। समझो जैसे मैं इसको एक सर्किट कंप्लीट करूं, मान लो मैंने एक बैटरी लगा दी, जस्ट ट्राई ट्रांस, मैंने एक बैटरी लगा दी और मैंने रख दिया इनको मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा, मैंने इनके थ्रू करंट पास की और यहां पे मैं सर्किट कंप्लीट कर रहा हूं, वायर जोड़ रहा हूं। कंडक्टर्स तो मेरे ये है बेटा, इनमें क्या होगा जब करंट चलेगी, इसमें ऐसे चलेगी, इसमें ऐसे चलेगी, लाइक दिस। अब मुझे बताओ ये करंट सेम सेंस में चल रही है, अपोजिट व्हाट दे विल रिपेल, वंस दे विल रिपेल। बताओ इस पे मैग्नेटिक फोर्स कहां की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो ऊपर के उस वाले पे आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ वो आएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। ये आएगा इन दो के बीच में लगने वाला फोर्स या इस पे लगने वाला फोर्स। ये कहां की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। अगर मैं इसको L जो लेंथ इसकी है वो देकर उससे मल्टीप्लाई करूं, तो बेटा जैसे लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा टोटल फोर्स ऊपर वाले कंडक्टर पे। तो ऊपर वाले कंडक्टर पे नेट फोर्स जो आ रहा है अभी, इसकी वजह से करंट इसको इसके थ्रू फ्लो करने से जो फोर्स आएगा, वी नो टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट सेंसेस रिपेल ईच अदर, वो फोर्स आएगा टोटल म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये होगा टोटल फोर्स। कहां की तरफ सर, ऊपर की तरफ। बताओ उसका mg कहां की तरफ सर, नीचे। तो अगर उसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये वाला फोर्स बराबर हो जाना चाहिए वेट, मतलब उसके mg के। इसको आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। और बाय द वे बता दूं, करंट्स दोनों में सेम होगी क्योंकि इट विल बी द सीरीज अरेंजमेंट ऑफ द रॉड्स। मुझे निकालना क्या है, अच्छा फॉर द करंट the second wire can be at a height of this from if the current, हाँ जी हमें करंट निकालनी है इसमें। तो बेटा I1 I2 पहले ही मैं बता चुका हूं, that will be same। आप इसको सॉल्व करेंगे फॉर, ये बनेगा I स्क्वायर के लिए सॉल्व करिए, M भी पता, सब कुछ पता, DV, और आप जब सॉल्व करेंगे इट मस्ट कम 47 एम्पियर्स। 47 एम्पियर्स आपका आंसर आना चाहिए। चलिए फॉर C इज इक्वल टू 2a, C कहां पे, C वाला, वो बड़ा वाला ये जो है दैट्स ट्वाइस, उसकी रेडियस से 2a, a लेस देन b लेस देन c, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p विल बी 0। क्या था, अगर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 है तो बताओ इनमें कौन सी रिलेशन सही है। मैं आपको मेथड बताऊं, समझो ये वाली आर्क जो, ये वाली आर्क, बताओ पहले ये कितना एंगल बना रही है, आई थिंक इट इज 3 पाई बाई 2 बना रहा है। इसका रेडियस कितना, a। बताओ इसका, इस आर्क का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना, तो b मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ आर्क a जिसकी रेडियस a है, वो बराबर होगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई d के बदले में a लिखूंगा, हाँ, थीटा के बदले 3 पाई बाई 2। करंट इसमें क्लॉकवाइज जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड्स। अब बता रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द वायर, जो ये वाली वायर है, ये वाली वायर, सर ये तो डिस्कनेक्टेड है यहां पे, अरे बूथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल आर्क, यहां से यहां तक सिंगल आर्क। इसका भी एंगल कितना, 3 पाई बाई 2। तो बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ होगा, आउटवर्ड्स। कितना होगा सर, म्यू नॉट I, करंट सब में बराबर 4 पाई, रेडियस लेकिन इसकी b है और एंगल 3 पाई बाई 2। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज आउटवर्ड्स। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालू मैं C का क्लॉकवाइज करंट है, और ये टोटल आर्क जो एक सर्कल बन रही है, इसका टोटल एंगल है 2 पाई। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई, रेडियस है बेटा C, इसका एंगल बन रहा है बेटा 2 पाई, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट्स इनवर्ड्स। सोचो अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो इन तीन का जो आप कह सकते हो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा, इनवर्ड इज इक्वल टू आउटवर्ड। तो बेटा इन दो का सम इज इक्वल टू इसका सम। तो आपका करना है दिस सम इज इक्वल टू दिस सम, कॉमन जो निकलेगा वो कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली। और फिर आप एक चीज डालोगे, C इज इक्वल टू 2a के बराबर, यानी जहां पे C है बेटा इसके बदले 2a डालो। तो आपका जो इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल इक्वेशन बनेगा, यानी जब आप C के बदले 2a डालोगे तो आपका रिलेशन बन जाएगा A और B में, और आप रिलेट कर सकते हो A और B को। जस्ट C के बदले आपको डालना है C इज इक्वल टू A एंड, और याद रखिए इनवर्ट इन दो का एड इज इक्वल टू दिस, कॉमन कैंसिल हो जाएगा, रिलेशन जो मिलेगी वो मिलनी चाहिए 5/3b, दैट मस्ट बी द आंसर।
फिर से लाइट में फ्लक्चुएशंस आ रही है, बट आई थिंक द रिकॉर्डिंग इज नॉट halted. चलिए सब सही जा रहा है. Two parallel straight long conducting wires which are placed at distance r from each other are carrying equal currents I in opposite directions. The value of magnetic induction at a situated this. देखो बेटा मैं सिंपल आपको बताऊं, दो स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स ऐसे हैं और उनमें करंट जो बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है. अच्छा, करंट आई इन अपोजिट, अगर इसमें आई ऊपर इसमें आई नीचे. आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एक वाली वायर से जो कितने दूर पे एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, ये खुद कितने सेपरेटेड है आर. आर है टोटल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. यहां पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं कह सकता हूं ये वाली डिस्टेंस होगी आर माइनस एक्स. अगर टोटल आर है, ये एक्स है, ये आर माइनस एक्स है, यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए 0. पहले बता दो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कहां की तरफ इनवर्स, और इसका यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स. दोनों का इनवर्स है तो ऐड होगा. फील कर, करंट्स अपोजिट हैं, दे विल रिपेल, नो डाउट. मैग्नेटिक फील्ड नेट इस जगह पे, इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स और इसका भी इनवर्स, तो दो का सम. तो पहले बता दो नेगेटिव आएगा नहीं, नेगेटिव आएगा नहीं, ये होगा नहीं, हो सकता है मोस्ट लाइकली ये, क्योंकि प्लस हो रहा है. लेकिन फिर भी ऐसे थोड़ी करना है एंट्रेंस, तो हम तो निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे. बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इनफिनाइट है. म्यू नॉट आई, इनफिनाइट को होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, 2 पाई डी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई, और डिस्टेंस के बदले लिखना बेटा आप x, क्योंकि x दूर है. अब बताओ दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई, और d के बदले आपको लिखना है r माइनस एक्स, r माइनस एक्स. कॉमन निकालो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, अंदर आएगा x प्लस 1 बाई. बेटा एक तो दूसरा ही ऑप्शन है, इसमें और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, कॉमन सेंस है. दिस वुड बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड. चलिए बेटा विच इज ऑप्शन नंबर 2. By hook or crook, you have option number 2, multiple ways to approach the same. The plot represents the flow of current through a wire at different times. ठीक है, करंट कैसे फ्लो कर रही है एक कंडक्टर से थ्रू डिफरेंट टाइम. ठीक है. The ratio of charges flowing through a wire will be. बताओ ग्राफ किस किस के बीच में, मान लो ये वाला ग्राफ सर करंट और टाइम के बीच में. एरिया अंडर द करो क्या देगा, चार्ज. तो निकालो एरिया एरिया एरिया, रेशियो निकालो उन एरियाज का, वही है बेटा रेशियो ऑफ द चार्जेस. तो क्योंकि करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, सो चार्ज इज करंट इनटू एरिया. प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सिस गिव्स द एरिया अंडर द कर्व, सो द एरिया अंडर द कर्व गिव्स चार्ज. अब एरिया यहां पे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो Q1 बराबर होगा 2 minus 1 1, 1 1 जा 1 1 आएगा. तो इस ये करंट जब फ्लो होगी 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा. अब ये बताओ 5 minus 3 Q2, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये बनेगा 4 कूलम. और लास्ट में हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड Q3, 1 हाफ ऑफ बेस बनेगा 2, 1 हाफ ऑफ बेस है बेटा 2, मल्टीप्लाई है यहां पे इक्वलिटी नहीं है, बेस है बेटा 2 और अल्टीट्यूड है बेटा 2, 2 2 जा हुआ 4 और 2 के और यहां पे 2 आ जाएगा. रेशियो इज 1:4:2, 1:4:2. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. A wire of length L tapers uniformly from P to Q. ठीक है. Diameter twice that of this. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. डायामीटर यहां पे जो है बेटा दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस. तो अगर यहां पे डायामीटर d है, यहां पे 2d है, इसका मतलब अगर यहां पे रेडियस r है, यहां पे 2r है. इट गोज लाइक दैट. ठीक है. विच ग्राफ रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखो बेटा ये कंडक्टर टैपर हुआ है, मतलब इसका एरिया कम होता जा रहा है. आपको तो ना इनमें से कौन सा सही ग्राफ है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस करेक्ट वाला है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले बताओ, क्या हमारे पास इक्वेशन नहीं है NEAVD. ठीक है, यह है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. सोचना मैं क्या बोल रहा हूं. करंट चाहे क्रॉस सेक्शन ज्यादा है या कम है, करंट हर जगह सेम होगी. हो गया बेटा ये. नंबर डेंसिटी दैट इज कांस्टेंट, चार्ज दैट्स कांस्टेंट. अब बचे दो चीजें A और D. तो इसका मतलब है A इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट. तो जब इस कंडक्टर में करंट चलाओगे दो चीजों का प्रोडक्ट रहेगा कांस्टेंट A इंटू VD. क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है? हां सर है. एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. क्यों? पाई R स्क्वायर. सो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर. इसका मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. अब मुझे एक चीज बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां पे ज्यादा होगी? सोचो इनिशियली या बाद में. देखो इनिशियली यहां पे एरिया ज्यादा है, रेडियस ज्यादा, यहां ज्यादा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, और बाद में एरिया कम हो रहा है, रेडियस कम हो रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही है. ये क्या दिखा रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है. ये सब दिखा रहे हैं बढ़ रही है. लेकिन प्रॉब्लम है
जरा मुझे बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू आर क्या रिलेशन है? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हमें तो लेंथ के विद रेस्पेक्ट देखना है, विद रेस्पेक्ट टू द लेंथ, बट लेंथ के चेंज होने से असल में क्या चेंज हो रहा है? आर, और रेडियस जो चेंज हो रहा है वो आर या आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो बेटा ये बनेगा हमारा इनवर्स रिलेशन है बेटा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। लेकिन कैसा? जिसका पावर, यहां पे मसला है ना, यहां पे मसला है, जब आप आगे बढ़ते जाओगे आर आपका कम होता जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। सो द बेस्ट ग्राफ, और स्ट्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि स्क्वायर है। ये बेटा गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, ये क्यों गलत है? ये दिखा रहा है यहां पे x इज इक्वल टू एल, वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो, जीरो नहीं है। यहां पे रेडियस कुछ ना कुछ है, यहां पे है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, करंट चलेगी, ऐसा नहीं है जीरो बेटा, नॉन जीरो है। तो ये तो उस लिहाज से भी गलत है। ये दिखा रहा है स्ट्रेट बेटा, इनके बीच में प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, इट इज द स्क्वायर। दैट्स व्हाई मोस्ट लाइकली ऑप्शन नंबर 4 विल रिप्रेजेंट द करेक्ट वेरिएशन। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बतानी है। सबसे आसान वाला सर्किट मेरी जिंदगी का, देखो यहां पे ये शॉर्ट सर्किट है, तो जब करंट ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, वो यहां क्यों जाएगी? वो सीधे यहां जाएगी। फिर आप बोलोगे वो यहां से जाएगी ना, शॉर्ट सर्किट है, करंट यहां से जाएगी, तो ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये सारा डिलीट हो जाएगा और करंट ऐसे चल के यहां से जाएगी। अब इसका नटशेल में क्या समझ आया? समझ में ये आया, मैं जिनको हाईलाइट करूं वहां से आपको जाना नहीं है। ये वाला हिस्सा पूरा कट के फेंक दो, ये वाला भी काट के फेंक दो। अब देखो कौन कौन से बचे, 1 2 3 4 और 5, 5 आ गए बेटा आपके सबके सब सीरीज। 2 5 are 10, 10 ohm is the effective resistance between A and B because of those short circuits. If the reading of the galvanometer is 0, the EMF of the cell is, कहता है गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, बताओ इस सेल का, सॉरी इस सेल का मुझे बताना है EMF कितना होगा। ध्यान से सुन बेटा, अगर इसकी रीडिंग 0 है मतलब यहां से करंट नहीं जा रही। करंट इसलिए नहीं जा रही है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में होगा, अगर सेल की वजह से सी और डी के बीच में भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बेटा नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 बनेगा और करंट जो है वो 0 चलेगी। समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में होगा, बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ दिस सोर्स, अगर उतना ही होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी विच इज द ईएमएफ, तो बेटा दिस ईएमएफ इज इक्वल टू इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0, इस ब्रांच में करंट नहीं चलेगी। निकालना फिर इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी, उसके लिए बेटा रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव चाहिए। 3 2 5, 5 और 5 10, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 10, वोल्टेज है बेटा 10, तो बता टोटल करंट जो चलेगी वो कितनी? 10/10, 1 एम्पियर। इसका मतलब है जो करंट चलेगी वो चलेगी 1 एम्पियर। अब बताओ इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में, I इंटू आर, दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू आर, 5 वोल्ट्स। तो बेटा ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता चला 5, तो अगर बैटरी का ईएमएफ भी 5 ही होगा तो बेटा करंट चलेगी 0। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 2 बैटरीज, one of EMF 3 volts, अच्छा internal resistance 1 ohm and other of EMF 15 internal resistance are connected in series with resistance R as shown. If the potential difference between points A and B is 0, इन दो के बीच में potential difference अगर 0 है, the resistance R in ohms is, ठीक बेटा यहां पे potential difference है 0। बताओ ये क्या है? ये तो A और B है, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। देखो ये बैटरी है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इसने दी हुई है 1 ओम और ईएमएफ दिया है 3 वोल्ट, और इसके अक्रॉस जो ए और बी है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 0। बेटा वी जो है डिस्चार्जिंग हो रही है, ये दो सीरीज में बैटरीज हैं और ये डिस्चार्जिंग होगी, चार्जिंग वाली नहीं है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर, ये होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताओ ये खुद क्या कह रहा है, V कितना होना चाहिए? 0, तो बेटा इसको 0 कर दो। मुझे बताओ ये कहता है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, इस R का क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाए? बेटा बहुत आसान है, V को 0 करना है तो आपको कैपिटल R निकालना है। कैपिटल R कैसे मिलेगा? तो आपको बेटा करंट निकालनी पड़ेगी। अब बताओ करंट कैसे निकालोगे? देख बेटा ये दो बैटरीज है सीरीज में, तो इनका EMF तो ऐड होगा, तो नेट EMF आएगा 15 वोल्ट और 3 वोल्ट, ठीक है 18 वोल्ट आएगा नेट EMF। सो नेट पोटेंशियल आएगा 18 वोल्ट्स, 18 वोल्ट्स, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बता बेटा 1 + 2 3, 3 + R, तो 3 + R is the effective resistance, so R effective is equal to
3 प्लस आर। अब बताओ बेटा करंट किसके बराबर होगी, V डिवाइडेड बाई, मतलब 18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आर। मानते हो ये करंट चलेगी? हां सर। अब इस करंट का वैल्यू यहां पे सबस्टिट्यूट कर दो। आर आपको पता है, ईएमएफ आपको पता है, V है 0, तो अननोन क्या बचा, R। करो इसको 0, टर्मिनल पोटेंशियल। E आपको पता है क्या, E है 3 वोल्ट्स, ईएमएफ इसका 3 वोल्ट्स, माइनस I के बदले 18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस R, कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r विच इज ऑब्वियसली 1। इसको सॉल्व करो, R के लिए आंसर मिलेगा, ये जरा इधर ले जाओ, ये बनेगा 18 डिवाइडेड बाय 3 प्लस R इज इक्वल टू 3, 3 3 जा 9 प्लस 3R, सो 18 इज इक्वल टू 9 प्लस 3R। अब बेटा 18 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 ओम इज द आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट विच इज 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In the circuit diagram shown in the figure, a fuse bulb can cause all other bulbs to go out. Identify the bulb. किस बल्ब के फ्यूज होने से सारे बल्ब बैठ जाएंगे? ये बेटा कॉमन सेंस का क्वेश्चन, इसमें कोई मैथमेटिक्स और फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। समझ, अगर ये वाला बल्ब फ्यूज हो जाए तो बताओ करंट कहां नहीं चलेगी? सर इस वाले हिस्से में नहीं चलेगी, बाकी में तो चलेगी, बट क्वेश्चन वो नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा पूरा ठप, कोई भी करंट नहीं पूरे सर्किट में। तो बेटा अगर ए वाला फ्यूज हो जाए, ये ओपन की का काम करे, करंट बिल्कुल जीरो, सो ऑप्शन ए, मतलब ए बल्ब अगर फ्यूज होगा, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट, द लाइट बबल्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट्स आर आइडेंटिकल व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। बताओ किसकी इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो बेटा यहां पे बच्चे सोच रहे होंगे जब इसको कनेक्ट करेंगे ये बैटरी आ जाएगी इस बल्ब के साथ, उसकी वजह से इसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा और ये बल्ब ज्यादा चमकेगा। बिल्कुल गलत सोच है आपकी, ध्यान से सुने। पहले जब ये बैटरी नहीं है, सिचुएशन को एनालाइज करो, जब ये बैटरी नहीं है क्योंकि की ओपन है, बताओ टोटल वोल्टेज कितना है? 12 24 हो गए, 24 वोल्ट्स और दो बल्ब्स हैं। बल्ब होता क्या बेसिकली, दो रेजिस्टर्स हैं, क्योंकि आइडेंटिकल है मतलब रेजिस्टेंसेस बराबर है, तो 24 वोल्ट इन दो रेजिस्टर को कैसे मिलेंगे? 12 वोल्ट करके। तो 12 वोल्ट इसको भी मिल रहा है, 12 वोल्ट इसको भी मिल रहा है इनिशियली, और ये 12 वोल्ट की वजह से चमक रहा है। आर यू गेटिंग इट? अब जैसे ये की क्लोज करोगे, इसके आ गया एक और 12 वोल्ट का सोर्स, लेकिन कैसे आया? जरा इस बैटरी को पहले कितना मिल रहा था? 12 वोल्ट। इस बैटरी के आने से बताओ बेटा इसमें पोटेंशियल बढ़ा या घटा? बेटा सेम रहा, क्योंकि पैरेलल में ये बैटरी आई, पोटेंशियल सेम रहा। पोटेंशियल पहले भी इसको 12 ही मिल रहा था, दो सोर्सेज पैरेलल में आएंगे तब भी बेटा पैरेलल्स में वोल्टेज सेम ही होती है। सो जब वोल्टेज सेम रहा इसके अक्रॉस, इसका मतलब है इसकी इन इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नथिंग चेंज। नेक्स्ट, बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक है, is connected to the network of resistance as shown in order that maximum power can be। ये बेटा क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। कहता है कि बताओ आर का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि बैटरी, जिस बैटरी का ईएमएफ नहीं देकर है बट उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस देकर उस बैटरी की, ठीक है, कहता है ताकि ये सिस्टम ज्यादा से ज्यादा पावर ड्रेन कर सके। मैं आपको सिंपल कहूं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहती है कि एक रेजिस्टर्स का क्लस्टर मैक्सिमम पावर को ड्रेन कर सकता है एक बैटरी से जब उस पूरे क्लस्टर की इफेक्टिव रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। आर इफेक्टिव ऑफ द load must be equal to the internal resistance of the battery, then the battery will drain the maximum power। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, जरा पहले ये जरा देखो, ये हो गया 2R, ये हो गया बेटा, ये हो गया 2R इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये भी हो गया 2R, ये 2R, ये 2R। अब जरा देखो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, R डिवाइडेड बाई 2R, R डिवाइडेड बाई 2R इज इक्वल टू 2R डिवाइडेड बाई 4R। जरा आप कैंसलेशन करो, 2 2 4 आ गया ना बेटा, R बाई 2R, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। इट्स अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर ये बैलेंस्ड है तो मुझे बता दो, अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, मैं क्या कर रहा हूं, चलो हटा दो कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा ये बैलेंस्ड कैसे, ठीक है। तो बेटा इस रेजिस्टर का कोई काम नहीं है, तो ये तीन कैसे सीरीज में, ये तीन सीरीज में आपस में पैरेलल, R प्लस R ये बन गया 3R, R प्लस R 2R, 2R प्लस 4R 6R। अब बताओ ये आपस में कैसे, पैरेलल्स में। सो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस, 6R प्लस 3R, 18R डिवाइडेड बाय 9R
9R, 18R square divided by 9R, R कटेगा, 9 2 जा 18, so 2R यहां पे आएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब मुझे बता दो बेटा 2R, बताओ बैटरी की रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओम है, सो 2R जब होगा 4 के बराबर तभी तो ऐसा होगा, सो R विल बी इक्वल टू 2। सो बेटा जब R का वैल्यू 2 होगा तब ऐसा होगा कि मैक्सिमम पावर ड्रेन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Shown in the figure is a meter bridge setup with null deflection in the galvanometer। आपने एक सेटअप देख रहे हो, ठीक है, स्लाइड वायर ब्रिज का। ये कह रहा है नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, बताओ जी आर का वैल्यू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अगर ये नल है तो ये बैलेंस्ड है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। मुझे एक चीज बताओ, ये है 20 सेंटीमीटर, तो ये तो 80 हो गया क्योंकि टोटल है बेटा ये। अब बताओ P बाई क्यू में क्या आएगा, 55 डिवाइडेड बाई R शुड बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। समझो इस वायर की स्मॉल आर है तो बेटा 20 इंटू आर डिवाइडेड बाई 80 इंटू आर, आर कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो, 2 1 2 4 जा, ये आएगा 1/4। तो बेटा आर आपका आ गया 4 इंटू 55 जो कि 220 ओम रेजिस्टेंस है, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। In the figure AB is a potentiometer of wire length 10 meter, ठीक है, a resistance 2 ohm with key open, balancing length is this, however on closing key the balancing length reduces to this, the internal resistance of the cell is। potentiometer का एक क्वेश्चन है, internal resistance of cell निकालनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला, internal resistance of cell is initial length, initial balancing length minus final balancing length divided by final balancing length multiplied by load resistance। ये हमारी फॉर्मूला होती है। what is the initial balancing length, initial is 5.5, what is the final balancing length, that is 5, what is the final, that is 5, how much is the load resistance, देखो that is equal to 1 ohm। this is the answer to my question, 0.5 divided by 5, 0.001 is the answer, 0.01 sorry 0.1, एक सेकंड जरा मैं फिर से देखो, मैंने कुछ गलत किया, 5.5 it is equal to 0.5 divided by 5, तो बेटा वो आ जाएगा 0.1, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, सही है। A galvanometer having 30 divisions has a current sensitivity of 20 microampere per division। तो बेटा जरा बताओ गैल्वेनोमीटर के थ्रू फिर जो करंट टोटल जा रही होगी वो कितनी होगी, IG जो होगी गैल्वेनोमीटर के थ्रू वो हो जाएगी 20 मल्टीप्लाइड बाई 30। 20 है बेटा पर डिवीजन, 30 है डिवीजन, तो टोटल करंट जो टोटल फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जिसको हम बोलते हैं IG वो बराबर होगी 20 इंटू 30 विच विल बी इक्वल टू 600 माइक्रो एम्पियर्स। यहां तक कोई दिक्कत ना। The value of resistance that should be connected to convert into ammeter। आपको पता है एमीटर बनाने के लिए हम शंट लगाते हैं बेटा पैरेलल्स में। ये बोलता है शंट कितना लगाना है ताकि आप इसको इस रेंज का बना दो, 0 to 1 एम्पियर रेंज का। बताओ बेटा ये भी रेजिस्टर, गैल्वेनोमीटर खुद एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस मान लो मैं G ओम मान लूं। अगर मैं गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी मान लूं G ओम, तो बताओ ये कितने रेजिस्टर्स हैं, 2, कैसे हैं पैरेलल्स में, पोटेंशियल ड्रॉप इसमें उतना इसमें, इसके थ्रू जो जाती है फुल डिफ्लेक्शन करंट समझो वो IG, तो यहां से कितनी जाती है I माइनस IG यहां से जाएगी, सो मैं लिखूंगा S मल्टीप्लाइड बाय I माइनस IG इज इक्वल टू, वहां से बताओ क्या आएगा G इंटू IG। आपको निकालना क्या है बेटा जरा बता, द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस S निकालना है, I माइनस IG नीचे, I कितना दोगे 1 एम्पियर। बी केयरफुल व्हेन यू यूज IG जो मैंने निकाला दैट्स माइक्रो एम्पियर और नीचे एम्पियर है। सो बेटा सब कुछ देकर है, देखो खुद इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 25, तो G देकर है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस G देकर है, IG मैंने निकाल के दिया, I है 1 एम्पियर। लेकिन बी केयरफुल, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 विल कम 0.015 ओम इन पैरेलल्स। चलो बेटा, a voltmeter of variable range 3 volts 15 volts and 150 volts is to be designed by connecting resistance R1 R2 R3 in series with a galvanometer of resistance G is equal to 20 ohms as shown। the galvanometer gives just one second sir, G okay, so the galvanometer gives full pass through the current through its coil for 1 milliampere। हाँ जी, ये क्वेश्चन में आपको बोनस मिलेगा, ये वाली लाइन मिसिंग थी बेटा। the galvanometer gives full pass through its coil
फॉर 1 मिली एम्पियर, यानी जब हम इसमें 1 मिली एम्पियर करंट भेजेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलेगी। सीधे सीधे कहूं तो ये IG का वैल्यू है 1 मिली एम्पियर, ये इसमें मिसिंग था, इसका बोनस मिलेगा। देन द रेजिस्टेंस दिस शुड बी इन द रेशियो ऑफ। ध्यान से देख बेटा, यहां पे अगर मैं बताऊं क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनोमीटर के साथ आपने पहले, मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, आपको उसको वोल्ट मीटर बनाना है, तो आपने क्या लगा दिया, आपने सीरीज में एक बड़ी रेजिस्टेंस लगा दी R1, ठीक है। यहां पे V कॉमन है बेटा, V कॉमन समझो ग्राउंड, और यहां पे आपने दिया 3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना जो इसके अक्रॉस आया, सर 3 वोल्ट आया। अब मुझे बताओ बेटा, यहां पे मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो आया, V इज इक्वल टू I इंटू R, IG जो इसके थ्रू करंट जा रही है उसको IG बोलेंगे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगी वो तो ये सीरीज में, सो इट इज G प्लस R1। आई बात समझ। R1 का वैल्यू कैसे निकालोगे, जरा बताओ। R1 का वैल्यू IG अंदर लाओगे, R1 का वैल्यू लिखोगे। मुझे एक चीज बताओ, क्या हमें G देकर है? हाँ G देकर है बेटा, G इज इक्वल 20 ओम। क्या IG मैंने अब आपको दिया? हाँ सर 1 मिली एम्पियर, वो डालोगे यहां पे, ठीक है। 3 वोल्ट्स, ये V नहीं है, इट इज वोल्ट्स। 3 मत लिखो यार, तुम लोग पता नहीं क्या लिख बैठोगे। 3 है ये। आर यू गेटिंग इट? पोटेंशियल डिफरेंस, 3 इज द पोटेंशियल डिफरेंस। बताओ ऐसा करने पे तुम लोगों को पहले क्या मिलेगा? सर R1, फिर जाओगे यहां से यहां तक, लेकिन अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या लिखोगे? दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अब 15 वोल्ट आएगा, फिर लिखोगे IG मल्टीप्लाइड बाई G प्लस R1 प्लस R2। तो बेटा ये 3 सीरीज में, वैसे करके निकालोगे R2 फिर R3, और रेशियो निकालोगे, द रेशियो शुड कम 2.98 इज टू 12 इज टू 135। मतलब रेशियो नहीं, मतलब वैल्यू ऑफ द, यार समझ रहे हो मेरे जज्बात, मतलब जो रेजिस्टेंसेस आएंगे बेटा उनका वैल्यू आएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। यू गॉट माय पॉइंट। पहले ये इक्वेशन बनाओगे, जब इसके लिए इक्वेशन बनाओगे तो यहां से यहां तक जाना पड़ेगा। रेजिस्टेंसेस आएंगी G प्लस R1 प्लस R2, पोटेंशियल डिफरेंस के बदले 15 डालना और IG के बदले 1 मिली एम्पियर डालना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। A galvanometer has resistance G and IG flowing through it produces full scale deflection. S1 is the value of shunt which converts it into an ammeter of range 0 to I, and S2 is the value of which converts the ratio of S1 and S2। जरा अभी जो मैंने शंट का वैल्यू बताया था वो आया था IG इंटू G डिवाइडेड बाय I माइनस IG, ये मिलता है ना हमें शंट का वैल्यू। जरा बताओ, पहले शंट का वैल्यू है S1, तब IG कितनी है? गिव्स IG है, G इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और रेंज क्या है इस टाइम जरा बताओ? 0 टू I। तो मान लो पहली बार ये है, पहली इक्वेशन ये बन गई, सीधे सीधे मैं कहूं तो इसको रखो S1। अब S2 क्या है? S2 क्या है? अब कितनी है बेटा ये IG तो सेम है, और गैल्वेनोमीटर के साथ क्या हुआ है? S2 is the value of the shunt for the range 0 to 2I, ठीक है। S1 is a shunt through this ammeter of 0 to I and S2 is the value of shunt for the range 0 to, रेंज बदल गया तो IG into I। अब आपने दूसरी शंट लगा दी, रेंज बदल गया, अब ये मेजर I नहीं करा, अब ये मेजर कर रहा है 2I माइनस IG, ये बन गया बेटा। रेशियो निकालना है S1 is to S2, IG ये कैंसल, ये ऊपर ये नीचे, और आपका आंसर पहला ही ऑप्शन। क्या बकवास, ये 0 लेवल क्वेश्चन है। A torch bulb rated as 4.5 watts, 1.5 volts is connected as shown in the figure. The EMF of the cell needed to make the bulb glow at full intensity. देखो यहां पे बैटरी है, कितना इसका EMF होना चाहिए ताकि ये बल्ब अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी पे ग्लो करे? तो याद रख, मैक्सिमम इंटेंसिटी पे बल्ब तब ग्लो करता है या तो उसके थ्रू रेटेड करंट चले या तो उसके थ्रू रेटेड वोल्टेज मिले। तो बेटा इसकी रेटेड वोल्टेज कितनी है? 1.5। तो अगर ये बैटरी इसको 1.5 वोल्ट दे देती है, इसका मतलब हुआ ये बल्ब जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी पे चमकेगा। जरा रेटेड करंट निकाल बेटा जो इसके थ्रू होगी। सर P इज इक्वल टू VI IR लिखूंगा, रेटेड करंट स्मॉल r लिखता हूं। रेटेड करंट क्या है इसकी? सर IR जो इसके थ्रू पास होनी चाहिए, दैट्स P बाई B। बता बेटा रेटेड ये सारा रेटेड है। बता पावर रेटेड 4.5। बता बेटा वोल्टेज रेटेड 1.5, डेसिमल कैंसल, सो ये बनेगा 3। 45 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 3। तो दैट मींस इसके थ्रू अगर 3 एम्पियर की करंट चले तो ये तो बेटा जबरदस्त मस्त चमकेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इसके थ्रू 3, तो बेटा अगर ये रजिस्टर नहीं होता तो हम कहते
ये वाली बैटरी होनी चाहिए थी सीधे सीधे 1.5 वोल्ट्स और बेटा इसके थ्रू ये होता, बट प्रॉब्लम ये, और इसके थ्रू 3 एंपियर चलता, कुछ करंट तो यहां से भी जाएगी, तो बेटा हमें उसका भी बंदोबस्त करना है। जरा यहां से कितनी करंट चलेगी इसके थ्रू बताओ। अगर इसको रेटेड वोल्टेज मिल रहा है 1.5, तो 1.5 हुआ ना, इसको भी मिलेगा ना 1.5 वोल्ट्स, तो इसके थ्रू करंट कितनी चलेगी? I इज इक्वल टू V बाई आर, 1.5 डिवाइड बाई 1 मतलब 1.5 एंपियर। तो इसका मतलब है जब ये खींचेगा 3 एंपियर तब इसके थ्रू चलेगा 1.5। तो बता टोटल करंट कितनी आनी चाहिए फिर सोर्स से आनी चाहिए 3 प्लस 1.5 दैट इज 4.5। सो द I टोटल जो सोर्स देना चाहिए वो देना चाहिए 4.5 एंपियर। अब सोर्स क्या है? सोर्स है बैटरी। बता बेटा सोर्स का ई कितना होना चाहिए ताकि इतनी करंट निकल सके? यूज करो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस देकर, दैट इज 2.67। बता बेटा कैसे आप निकालेंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो वो देना चाहिए? तो मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। बेटा E उसका निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाना चाहिए 1.5, E हमें निकालना है, माइनस R I निकाला मैंने 4.5, उससे निकलना चाहिए, और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 2.67। तो बेटा बैटरी जो डिस्चार्ज हो रही है उसका टर्मिनल होना चाहिए 1.5, EMF हमें निकालना है, करंट उससे निकलनी चाहिए 4.5 टोटल करंट, जिसमें से 1.5 यहां से, 3 यहां से, और आपको E का वैल्यू मिलेगा। व्हेन यू विल सॉल्व यू विल कम टू 13.5 वोल्ट्स विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ L हैज रेजिस्टेंस R। हमारे पास एक वायर है बेटा जिसकी लेंथ L है और उसकी रेजिस्टेंस R है, ठीक है। हाफ ऑफ द लेंथ इज स्ट्रेचड। पहले ऐसे समझो, अगर मैं इस वायर का पहले हाफ काट दूं तो बेटा याद रख, अगर इसकी रेजिस्टेंस R है तो इस वाले की होगी R/2 लेंथ आपने हालू कर दी, तो बेटा रेजिस्टेंस इंडिविजुअल पार्ट्स के R/2 ये R/2 वाला जो हिस्सा है इसको मैं नाम रखूं R', ये वाला R' से मैं रिप्रेजेंट कराऊं किसको? R/2। अब आपने क्या किया, जो दो पार्ट्स में आपने इस वायर को काटे, तो अभी तक तो दो वायर्स, एक वायर के दो टुकड़े हो गए, R/2 रेजिस्टेंस, और जिस R/2 को मैंने R' से रिप्रेजेंट करा। अब आपका मन भरा नहीं, आपने इन दो टुकड़ों में से एक वाले टुकड़े को स्ट्रेच किया जब तक ना कि उसकी रेडियस आधी होगी, और फिर उनको वापस जोड़ दिया, और आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए। तो बेटा अभी तक तो इसकी R' थी R/2 और इधर भी थी R/2, लेकिन उसको स्ट्रेच करने से जो रेडियस में चेंज है, अभी R' और चेंज होगा, वो R'। अगर मैं निकालूं वो R', कैसे मैं निकालूं? हमें पता है रो इंटू L/A, क्योंकि मुझे रेडियस देखना है तो मैं एक काम करूंगा, एरिया से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा ताकि वॉल्यूम के टर्म्स में आ जाए। आर यू गेटिंग? स्ट्रेचिंग से सिर्फ रेडियस चेंज नहीं होगी, लेंथ भी चेंज होगी, तो दिक्कत होगी बेटा। बताओ यहां पे क्या करें, जरा बताओ यहां पे क्या करें? ये बनेगा वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A²। सो अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A² हो गया, A खुद इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस का स्क्वायर है, तो R⁴ बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R⁴। अब मुझे बताओ रेडियस क्या होगी इस वाले की? आधी। अगर आधी होगी रेडियस तो ये बनेगा यहां पे R/2 का होल रेज़ पावर 4, 2 4 2 4 2 8 2 16, ये बनेगा बेटा R/16 यानी 16 गुना। तो हम कहेंगे जो नई रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी, जो नई रेजिस्टेंस है दैट विल बी 16 टाइम्स ऑफ R'। लेकिन R' खुद किसके बराबर है? R/2 के, तो 16 R/2 और ये बन जाएगा 8R। अब मुझे बताओ इस वाले टुकड़े का टोटल रेजिस्टेंस अब कितना हो गया? 8R, उसका R/2। तो बेटा ये सीरीज में इफेक्टिव हो जाएगा 8R प्लस R/2, और ये आंसर हो जाएगा 16 + 1 17 R/2 इज द इफेक्टिव वैल्यू। दैट्स द ऑप्शन नंबर 3rd। When switch S is just closed at t is equal to 0 moment, then the current 1 ampere flows in the circuit. Find the potential difference VA। देखो बेटा यहां पे आपको क्या दिख रहा है? सर कैपेसिटर। दो बातें याद रखो, अगर एक कैपेसिटर सर्किट में और तुम लोगों को की दिखे और वो कहे की को जस्ट क्लोज किया और ये कहे कि इनफिनाइट लॉन्ग टाइम के बाद ओपन करा, तो आपको पता होना चाहिए बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर एंड बिहेवियर ऑफ इंडक्टर। पहले मैं बात करूं बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर।
t इज इक्वल 0 पे अगर तुम लोग की क्लोज करोगे और इसके थ्रू करंट भेजना चाहोगे तो t इज इक्वल 0 पे द मोमेंट यू बर्स्ट द करंट, याद रखेंगे हमारा कैपेसिटर काम करता है क्लोज्ड की का, लेकिन t इज इक्वल 0 पे अगर हमारे पास इंडक्टर होगा t इज इक्वल 0 पे वो काम करेगा ओपन की का, ओपन की का। याद रखो अगर मैं t के बदले इंफिनिटी यूज करूं इसका मतलब करंट चल रही है लॉन्ग आफ्टर द करंट इज गोइंग थ्रू द सर्किट और अब आपने की को रिमूव किया तो उसको बोलते हैं टी इज इन्फिनिटी पे अगर हमने की को ओपन करा तो बेटा इसका उल्टा बिहेवियर। फिलहाल मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, बोलने के लिए बहुत कुछ होता है बच्चों, बट क्योंकि इंटरेक्शन है और इसमें मैं उतना नहीं बोल पाता हूं आपको जितना कि आपको पता होना चाहिए बेसिकली। सो जितना मैं यहां पे कह रहा हूं इसको अभी याद रखो। कैपेसिटर है, द मोमेंट टी इज इक्वल 0 पे मैं क्लोज कर दूं, t is equal 0 पे होगा क्या, this will act as a capacitor acts as a closed key and the inductor acts as the open key. Now the question is की को मैंने क्लोज करा, इसने किसका काम किया, क्लोज्ड की का, तो मुझे बता दो ये वाली रेजिस्टेंस बेकार, शॉर्ट सर्किट। अब बताओ क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टर एक बैटरी, ये शॉर्ट सर्किट, ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल में 1/6 1/6 2/6 3, तो ये 3 ओम है, तो मेरा नया सर्किट बन गया रेजिस्टेंस 1 ओम, बैटरी आएगी ऐसे 3 वोल्ट्स की, ये वाला बेकार और यहां पे रेजिस्टेंस 3 ओम का। अब ये VA माइनस VB लगाओ किरचॉफ्स लॉ, करंट जा रही है 1 एम्पियर की, चलो लगाओ VA माइनस I इंटू R 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस I इंटू R वो बनेगा माइनस 3 ओम इज इक्वल टू VB। अब बेटा 3 और 3 कैंसिल हो गया, 1 वोल्ट का आंसर आएगा, -1 उधर जाएगा, +1 बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। A uniform wire of resistance 36 ohm is bent in a form of circle. The effective resistance between A and B is बहुत आसान है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी जरा बताओ सर, 2 पाई r, समझो सर्कल की टोटल सरकमफ्रेंस है 2 पाई r, लेंथ ऑफ दिस वायर, एंड इस टोटल लेंथ की जो रेजिस्टेंस है बेटा दैट इज 36 ओम, एम आई राइट, 36 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। अब देखो क्या हुआ, आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालनी है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो बेटा इस वाले हिस्से की अलग रेजिस्टेंस होगी, इस वाले की अलग होगी, आपस में वो पैरेलल, समझो इस R की रेजिस्टेंस R1, छोटे वाले R की R2, आपस में ये पैरेलल, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता चल गया R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये बनेगी इफेक्टिव रेजिस्टेंस। कैसे निकालोगे, ध्यान से देख, R1 R2 निकालो, कैसे निकालें, ध्यान से सुन, 36 डिवाइडेड बाय 2 पाई r हुआ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जितनी लेंथ से मल्टीप्लाई करूं उतने लेंथ का रेजिस्टेंस मिलेगा। समझ इस r की लेंथ L1 और इस r की लेंथ L2, तो बताओ क्या लिखूं, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं L1 से मुझे मिल गया R1 और R2 के लिए 36 डिवाइड बाय 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय L2। अब लेंथ ऑफ r क्या होता है, लेंथ ऑफ r बाय रेडियस इज थीटा, तो रेडियस इंटू थीटा से मल्टीप्लाई कर दो L1 के बदले, सो 36 डिवाइडेड बाय 2 पाई r, रेडियस इंटू थीटा कितना है बेटा, पाई बाई 6, यहां पे मल्टीप्लाई करो पाई बाई 6, r कैंसर, पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यहां पे गड़बड़ मत करना भाई मेरे, ये हटा दो, इट इज पाई बाई 6, ठीक है, ये आया समझ आपको, पाई बाई 6। ये किसकी रेजिस्टेंस मिली, पाई और पाई कैंसल, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 3 ओम मिल गया एक। इसी तरीके से L2 क्या लिखोगे, r थीटा, वैसे मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है, ये R1 आ गया, तुम लोग आया समझ, क्योंकि L1 सॉरी मुझे जो एंगल लेना वो इतना लेना था, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 2 पाई माइनस पाई बाई 6। चलो थोड़ा सा जज्बाती हो गया था, सुधार रहा हूं गलती, ठीक है, 36 डिवाइड बाई 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई r इनटू कितना आएगा ये 2 पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। इसी तरीके से इसका निकालोगे तो इसको तो सीधे पाई बाई 6 से जो निकला था 3 ओम, इसका निकालोगे, ऐसे करो, जब तुम लोग ये पैरेलल्स में सॉल्व करोगे, सो द आंसर शुड कम, इसका आंसर आई थिंक 36 ओम या कुछ आना चाहिए आपको, ठीक है। लेट मी चेक, इसका जो की हमें देकर है क्वेश्चन नंबर 39, ये आना चाहिए आपको अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड की, it should come 39, it should 2.75
2 पॉइंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन। यू गॉट माई पॉइंट, ये इसका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द एडजेसेंट सर्किट डायग्राम ईच रेजिस्टर इज ऑफ 16 ओम, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। देखो बेटा ए और बी के, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये चार हैं बेटा, चार हैं, तो बेटा ये आपस में पैरेलल में, ये चार आपस में पैरेलल, ये चार आपस में पैरेलल, ये चार आपस में पैरेलल। लेकिन यहां पे गड़बड़ है, ये चार और ये चार जब सॉल्व करोगे वो आपस में सीरीज में चार है और हर एक की कितनी है 16। तो बताओ क्या बनेगा, जरा बताओ। 4 by 16, 16 by 4, 4 ओम। तो इसका आएगा 4, ये आएगा 4, ये आएगा 4। सॉल्व करके वो 4 किसके बराबर आएगा 12 ओम। और नीचे जो आएगा वो आएगा आपका 4 ओम। तो 12 ओम और 4 ओम आपस में आ जाएंगे बेटा पैरेलल्स में। ये पैरेलल्स में सॉल्व करो, 4 into 12 डिवाइड बाय 4 plus 12, दैट विल बी द आर इफेक्टिव। यू गॉट माय पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूं। ये बेटा 16 ओम एक ही है, तो बेटा ये 4 है, तो बताओ क्या लिखूं, 1 by r, 4 by r, तो बेटा वो आएगा 16 by 4, 16 by 4। सो बेटा इस हिसाब से मैंने कहा था 4 आ जाएगा 16 by 4। सो 4 4 4 ये आपस में बेटा सीरीज में, सो 12 आ जाएगा, नीचे 4 है पैरेलल्स में, सॉल्व करोगे 3 ओम, 3, ऑप्शन नंबर थर्ड आना चाहिए आंसर। 2 square metal plates A and B are of same thickness and material. The side of square plates, since they are square plates, तो ये भी L हुआ, ये भी इसका L हुआ, खाली जो मोटाई है thickness वो T है। If the resistance of A and B are denoted by RA and RB, इस प्लेट की रेजिस्टेंस, ये रेशियो निकालना है रेजिस्टेंस का। देख बेटा रेजिस्टेंस होता R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। लेंथ होती है बेटा जिसके अक्रॉस आपको करंट दिखे चलती हुई, वो वाला पैरामीटर, वो वाला डायमेंशन लेंथ होता है। करंट जा रही है यहां से यहां की तरफ, तो बेटा लेंथ तो L ही है। एरिया जो होगा, एरिया होता है जिस सरफेस को करंट जो वो नॉर्मल हो परपेंडिकुलर, उस सरफेस का एरिया, मतलब साइड वाली जो सरफेस है इस वाली साइड। जरा इसका एरिया बताओ कितना होगा, L इंटू टी। और बेटा L और L कैंसिल, रो बाई टी आएगा, रो बाई टी। ये किसकी रेजिस्टेंस आएगी, ये आएगी पहले वाले क्यूब की। जरा बताओ दूसरे वाले क्यूब में क्या आएगा, R इज इक्वल टू रो, L उसका कितना है 2L, और उसका एरिया कितना होगा बेटा, उसका होगा 2L मल्टीप्लाइड बाई टी, 2L मल्टीप्लाइड बाई टी उसका एरिया। यहां पे कैंसिल क्या होगा, 2L कैंसिल हो जाएगा। अगर देखोगे रो बाई टी रेशियो आएगा 1:1। आ रही है बात समझ, बराबर आ गया ना रेडियस, इसका रेजिस्टेंस, इस क्यूब का रेजिस्टेंस बराबर है रेशियो 1। इन द गिवन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम इज, इसके अक्रॉस ये तो 0 है, P by Q, 5 1s are 5 2s are 1:2, 10 by 1/2, balanced V Strom bridge, option 0। In the electric circuit shown the figure, the reading of voltmeter V1 है बेटा 26, तो that means इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट्स 26 वोल्ट। अच्छा एम्पियर 2 एम्पियर ये वाला दिखा रहा है, तो करंट जो यहां से जा रही है वो 2 एम्पियर है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, आपको किसका वैल्यू बताना है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू। जरा मुझे एक चीज बताओ, ये सर्किट अगर मैं रीड्रा करूं और सब कुछ हटा दूं तो तुम लोगों को क्या दिख रहा है, सर हमें 3 रेजिस्टेंसेस दिख रही हैं, करंट यहां से 2 एम्पियर और जो पोटेंशियल ड्रॉप उनमें आ रहा है वो आ रहा है 26 वोल्ट का। बता बेटा इफेक्टिव रेजिस्टेंस x प्लस 3 प्लस 6 9 प्लस x, 9 प्लस x आ गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो v इज इक्वल टू I इंटू R। सो बेटा वोल्टेज 26, करंट है बेटा 2 और रेजिस्टेंस है बेटा इट इज 9 प्लस x। आपको x का वैल्यू निकालना है। कौन सा बड़ा मसला है जरा देखो, द मोमेंट यू विल सॉल्व यू विल कम टू 4 ohms। बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, बेटा इसका जो है यहां पे 2 कॉलम्स देकर है और हमें बताना इनमें से कौन सा मैचिंग जो है वो सही है। स्मॉलर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द करंट, स्मॉलर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द करंट। अगर हमारे पास सीरीज में रेजिस्टेंसेस होंगे, सीरीज में जितना कम आप उन रेजिस्टेंसेस को रखते हो, इंडिविजुअल लेवल में भी अगर आप सीरीज में देखोगे वो तो एड अप हो जाएंगी, लेकिन अगर इंडिविजुअली भी छोटी छोटी रेजिस्टेंसेस हुई तब जाकर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम आ सकता है। सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड होती हैं, तो अब अगर आपको करंट चाहते हो कम आए तो बताओ कैसे कम आएगी। आप एक काम करो, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कम रखो। यही है स्मॉलर द रेजिस्टेंस मतलब इंडिविजुअल, ग्रेटर विल बी द करंट। तो ये मुमकिन है बेटा व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। बिल्कुल सही।
तो ए का आर हुआ, ए का आर जो है बेटा वो दो ऑप्शंस है 1 और 3 में। चलो आगे, ग्रेटर और स्मॉलर द रेजिस्टेंस करंट इज सेम, चाहे रेजिस्टेंस छोटी हो या बड़ी हो करंट इज सेम। ये तो तब आएगा जब पोटेंशियल जैसा कुछ सेम होगा। क्या कौन सा ऐसा है? पहला ऑप्शन देखो, इफ द सेम वोल्टेज अप्लाइड एंड रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, एक सेकेंड, if the same voltage is applied and resistances are in series, greater or smaller the resistance, the current is same। जरा इधर देखो, ये 2 ओम, ये 20 ओम, ये 40 ओम, क्या ये सेम है या अलग अलग है? सर अलग अलग है। अगर मैं वोल्टेज दूं कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर वोल्टेज दूं, चाहे ये वाली रेजिस्टेंस छोटी है ये बड़ी है, सीरीज होने की वजह से जो करंट इनमें चलेगी विल इट बी सेम और डिफरेंट? सर इट वुड बी सेम। इसको थोड़ा समझो, मैं थोड़ा खुद भी हो रहा था परेशान यार। मसला यह है कि आपने रेजिस्टेंस छोटी रखी सामने या बड़ी रख दी, करंट कब सेम होंगी? जब आपका कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? इफ द सेम वोल्टेज आपको सेम रखनी है, दैट इज मस्ट। वोल्टेज को चेंज करोगे सो देयर विल बी प्रॉब्लम। सो बी का आएगा बेटा पी, सो इस लिहाज से बी का पी, तो दोनों अभी तक सेम सेम जा रहे हैं। अब सी डिसाइड करेगा, ग्रेटर द रेजिस्टेंस स्मॉलर द पावर, ग्रेटर द रेजिस्टेंस स्मॉलर द पावर। पावर के 3 रिलेशंस है, आई आर है, वी स्क्वायर बाई आर है, और आई स्क्वायर इनटू आर है। ये क्या बोल रहे हैं? ग्रेटर द रेजिस्टेंस स्मॉलर द पावर, तो रेजिस्टेंस के साथ इन, तो वोल्टेज सेम, मतलब पैरेलल में होना चाहिए। सी का ढूंढो पैरेलल, सी का ढूंढो पैरेलल, when resistance are connected in parallels। ये बेटा C का S, C का S। अब A वाला ऑप्शन आपका दे रहा है C का Q, C का Q क्या है? if the same current is passed, अगर करंट सेम होगी क्या पावर बेटा सेम आएगा? ये कौन सा लॉजिक हुआ? सो इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा सही। A का R, B का P, C का S, D का भी आप देख ही लेते हैं। ग्रेटर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द पावर, ग्रेटर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द पावर, सीरीज ये होना चाहिए प्रोपोर्शनल। तो बेटा वो तो तब है जब करंट सेम है, और करंट कब सेम है? सीरीज में। तो इस हिसाब से डी का ऑप्शन आएगा क्यू, इफ द सेम करंट इज पास्ड। वही कह रहा था ना, सीरीज में मतलब करंट जब सेम होगी, जब करंट सेम होगी, वो सीरीज में ही पॉसिबल है, तो पावर तभी बेटा सेम ही होगा, मतलब मैक्सिमम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा। A circular loop of magnetic moment M in an arbitrary orientation in an external magnetic field is B. The work done to rotate the loop by 30 about an axis perpendicular to its plane is, about an axis perpendicular to its plane, I think it is 0। देखो मैं समझाता हूं, समझो मेरे पास ये लूप है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड में आपने रख दिया, दिस इज द लूप, इट हैज सम डायमेंशंस, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अब आप इसको रोटेट करो, लेकिन रोटेट कैसे करो? समझो, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, ऐसे रोटेट करूं, फ्लक्स इसके थ्रू चेंज होगा, फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी। जब ये ऐसे रोटेट करूंगा तो यहां पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा, यहां पे 0 होगा, वर्क तो लगेगी। लेकिन ये पता है कैसे रोटेट कर रहा है? ये उस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है जो इस प्लेन को परपेंडिकुलर, मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा है। अगर तुम लोग ऐसे रोटेट करोगे इस लूप को इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, क्या फ्लक्स चेंज होगा? नहीं। क्या वर्क लगेगी? नहीं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज ऑप्शन नंबर 4। होप कि आपको ये इंटरेक्शन आज की जो है बेटा इससे फायदा होगा। सो थैंक्स सो मच।